चलिए जी। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, या गुड इवनिंग बोलने हम लोग आप लोग को क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने बजे के बाद इवनिंग हो जाती है? 4 बजे के बाद, और ये 4:30 का टाइम हो रहा है ना? कुछ रौनक बोले कुछ? चलो, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ना, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करो, तुम लोगों ने सीखा था कॉमन साइज होता था, कंपैरेटिव होता था। कॉमन साइज कंपैरेटिव हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास हो नहीं पाई थी वैसे। कॉमन साइज और कंपैरेटिव हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद ट्रेंड परसेंटेज सिलेबस का पार्ट नहीं है। रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब बचता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो दो तरह से होता है। कैश बेसिस वाले को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल वाले को क्या बोलते हैं? फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वी हैव टू डिस्कस कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक कैश होता है, एक फ्लो होता है, फिर एक स्टेटमेंट होता है। तीनों को मिला के बनता है। कैश के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फ्लो किसको कहते हैं, और स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली किसे बोला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, आपके साथ वो शीट डिस्कस करूंगा। उस शीट में से कुछ टेक्निकल चीजें लेके चलेंगे, कुछ चीजें हम और इंक्लूड करेंगे, कुछ इनपुट मैं अपनी तरफ से दूंगा, कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है वो। और ये जो शीट थी जो बनाई थी, ये पिछले सालों के कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मिला जुला के बनाई हुई थी। अभी मैं क्या करूंगा कि एनसीईआरटी के जितने भी इनपुट होते हैं वो भी डालूंगा इसके अंदर, ताकि आपको एनसीईआरटी को खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वैसे भी किताबों के पन्ने पलटते बड़ा अजीब सा लगता है ना अनिकेत? ठीक है, चलिए। तो आपके साथ एक डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूं यहाँ पर अभी। आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। देखिए भाई, स्क्रीन पे दिख रहा है? yes, आप लोग दोनों को दिख रहा है जो बैठे हैं सामने? ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये देखिए, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, और जब आप फिजिकली आएंगे तो आई विल गिव यू प्रिंट आउट इन द नेक्स्ट क्लास, तो आपको फिर बड़ा बड़ा खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ हमने सबसे पहली चीज ली है कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन तीन शब्द हमारे पास, कैश है, फ्लो है, स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने लोगों ने लिया कैश। तो कैश क्या होता है भाई? कैश का मतलब है कैश इन हैंड। सिंपल सी बात है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तुम में से है किसी के पास 100, 200, 500, 600 रुपए है किसी के पास? कैरिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी विद यू? है ना, निकाल के ऐसे दिखा दो बस। कितना रुपए का नोट है? या ऑनलाइन में कोई बैठा है? हाँ जी, 200। तो ये 200 जो है करेंसी नोट्स है। जब मैं कैश बोलूंगा, कैश इन हैंड बोलूंगा, इसका मतलब क्या होगा? करेंसी नोट्स होंगे, चिल्लड़ भी तो होगी, है ना? कितने की? 10 रुपए का सिक्का, सिक्का भी, 20 का सिक्का भी है, 100 का भी मिल गया। अब तो 50 का भी देखा किसी ने? 200 का देखा है ना? नहीं देखा होगा, आया नहीं तो देखोगे कहां से? तो जब हम बोलते हैं कैश, कैश का मतलब होता है कैश। कैश कौन सा वाला? करेंसी नोट्स। और वो कौन सी करेंसी नोट? प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। हमारे देश में क्या चलता है? रुपीज चलता है ना। लेकिन अगर आप डॉलर लेके जाओगे तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि ग्रोसरी वाले, ब्रेड बटर वाले के बजा के बोलोगे, $20 देके बोलोगे भाई सामान दे दो, क्या क्या यार, क्या मजाक कर रहे हो? है अनिकेत एक बार पाकिस्तानी रुपीज लेके चला गया, छितर पड़े इसके खूब जबरदस्त। मतलब कहां से आ गया? नहीं लेके चल सकते। तो प्रिवेलिंग करेंसी की बात करते हैं, हालांकि इतनी डिटेल हमें नहीं जानी है। तो कैश का मतलब कैश इन हैंड, जिसमें क्या होते हैं? करेंसी नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं। नाउ अनदर वर्ड इज गिवन टू यू। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? देखिए दूसरा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपका डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। ये क्या चीज होती होगी भाई? कोई बताइए जरा मुझे, ऑनलाइन में बताएंगे पहले तो मुझे। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होता है? कि अनिकेत बैंक में जाएगा, कहेगा भाई 2 करोड़ निकाल के लाओ, बैंक का मैनेजर कहेगा मालिक लो 2 करोड़ रुपया। मतलब ही डिमांडेड एंड हिज डिमांड इज फुलफिल्ड, उसको बोलेंगे क्या? नहीं सर। क्या फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है? ऑनलाइन वालों को ऑप्शन है, जल्दी बताइए। बट जितना पैसा आपने जमा कर रखा है उसमें से जो आप निकालना चाहते हैं अच्छा जी, सेविंग का करंट। वो। चलो जी ठीक है, आप लोग बताइए क्या होगा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक? सही, बैंक बना के देती है, हम उनको देंगे तो वो हम्म। उतना अमाउंट हमको देंगे। अच्छा, तुम्हारे बैंक में पैसा ही नहीं है, तुम्हारा अकाउंट ही नहीं है, और तुम एसबीआई चले गए, क्या करने आओ जी? चेक क्लियर करवाने के लिए आए हो। कितने का जी? 2 करोड़ का। तो गार्ड तो बंदूक तुम्हारे ऊपर तान देगा। तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक मतलब होता है कि तुम्हारा डिपॉजिट जो बैंक में है, विच यू कैन डिमांड फ्रॉम बैंक एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर डिमांड भी नहीं करते तो तेरा इंस्ट्रूमेंट्स टू विड्रॉ द मनी। यू हैव डेबिट कार्ड, यू हैव ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, है ना? या आपने क्या कर रखा है? अपने बैंक अकाउंट को पेटीएम के साथ अटैच कर रखा है, वहां से ट्रांसफर करके पैसा निकाल लेते हो। तो ये डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक होता है। तो यहाँ आपकी जो डेफिनेशन है वो कैश मतलब करेंसी नोट और कॉइन्स की बात करती है, और आपका जो बैंक में पैसा जमा है
वो पैसा एफडी की फॉर्म में भी जमा हो सकता है, वो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट की फॉर्म में जमा हो सकता है, सेविंग्स में हो सकता है, लेकिन जितने भी हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं ना, कंपनी की बात करते हैं, इनके करंट अकाउंट होते हैं बैंक में। और इनके जितने भी पैसा जो भी जमा होता है, पैसा जमा होता है डिपॉजिट्स की फॉर्म में, उसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। कई बार कंपनीज अपनी एफडी करवा देती हैं, डिपॉजिट्स जमा करवा देती है बैंक, उसकी बात करते हैं। अब पता क्या है, देखो एक बहुत बड़ा जो माइंड में डेडलॉक आता है, वो क्या आता है कि जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी तो एक्रूअल बेसिस फॉलो किया था। कौन सा बेसिस फॉलो किया था हम लोगों ने? एक्रूअल बेसिस को फॉलो किया था जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी, करेक्ट। और जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, तो ये लफड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं। भाई जो चीज अकाउंटिंग में ठीक है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें यूज ही नहीं करनी है, क्योंकि वो तो नॉन कैश हो गया। दूसरी चीज, अकाउंटिंग यूज करते हैं हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, और यहाँ हम क्या करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। यहाँ लिखा नहीं है डॉक्यूमेंट में, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब जब हम अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री, तो अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट हम लेके चलते हैं। लेकिन भाई कैश फ्लो में हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस में चीजें बदल जाती हैं। जैसे जब हम अकाउंटिंग करते थे तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता था? डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, ये सब होता था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब इंक्लूड करते थे। लेकिन यहाँ ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म वाले, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, इनको हम करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते हैं। इनको पता है किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग। अभी आऊंगा अभी उसमें मैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एवरीबॉडी इज क्लियर कि कैश क्या होता है एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है। कैश अगर मैं रिवाइज करूं तो कैश में करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हो जाते हैं, चिल्लर पार्टी जिसे बोलते हैं, और आपका बैंक में जमा पैसा किसी भी फॉर्म में, एफडी की फॉर्म में, करंट अकाउंट की फॉर्म में, वट एवर मनी यू डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, वो वाला पैसा, ठीक। इसके बाद कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? बहुत मजेदार चीज होती है। मैं ना अपने स्कूल की सीनियर विंग का डिसिप्लिन इंचार्ज हूँ, है ना। मुझे देख के लगता होगा खड़ूस सा बंदा है ना, अजीब सा बंदा देख के लगता है ना भाई। ये बताइए ऑनलाइन में कितने लोगों को लगता होगा कि यार ये खतरनाक आदमी है? लगता है किसी को? मेरे स्कूल वालों को तो लगता है, डरते भी हैं बेचारे। अब मैं अपने स्कूल का डिसिप्लिन इंचार्ज सीनियर विंग का, सीनियर विंग में 11th-12th आती है। 11th-12th में हमारे यहाँ अथाह पॉपुलेशन है, 900 से ज्यादा बच्चा बैठता है, ठीक है। और कई स्कूलों की तो पॉपुलेशन ही कुल मिलाकर जनसंख्या जो होती है 900 होती है। तो सीनियर विंग में जब मैं बैठता हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर नहीं लिखा हुआ कुछ भी, यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो होता क्या है कि जब मेरे वहां रिसेस होती है तो मेरे बाकी के स्टाफ लोग तो क्या करते हैं, रिसेस में खाना वाना खाते हैं। अब मैं थोड़ा देहाती टाइप का बंदा, मैं भरपेट नाश्ता करके जाता हूँ, उसके बाद दिन में खाता हूँ, उसके बाद रात में खाता हूँ, और टाइम से खाना खाता हूँ, तो मुझे रिसेस में ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती। चाय कॉफी में पीता नहीं हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गर्म पानी करा, पुशअप्स मार लिए, काम हो गया, ठंड चली जाती है। तो होता क्या है कि ब्रेक में मैं रूम से रूम्स घूमता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे रूम है, छुपने के अड्डे हैं, दुनिया भर की जगह होती है, दिखती हैं, हाइड आउट प्लेसेस होते हैं। तो कभी किसी रूम में चला गया, कभी किसी रूम में चला गया, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसी एक रूम में मैं घूमता हुआ जा रहा था, तो मैंने एक बार देखा बच्चों ने बर्गर खा रहे थे, बर्गर, और ये मारा खींच के बर्गर छत पे चिपक गया बर्गर भाई, मेयोनीज वोनीज के साथ चिपक गया, सब्जियां झलक रही इसके अंदर से बाहर, बड़ी कोशिश करी, नहीं निकला वो, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद वापस आया तो बर्गर सूखा पड़ा था, तंदूर बन गया था उसका। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि होता है ना कि हम तुम डोरी से बंधे एक डोरी से, ऐसा करके होता है। मतलब होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, काफी यंगस्टर्स होते हैं, तो अफेक्शनेट रिलेशन होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं एक दूसरे को, है ना, अंधेरे कोनों में छिपके पकड़ में आ जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ क्या कर रहे थे यहाँ पर? कुछ नहीं सर, भाई जैसा है। कुछ नहीं सर, बहन जैसी है। भाई जैसा, बहन जैसी। सुना होगा तुम लोगों ने भी, जस्ट लाइक माई ब्रदर, जस्ट लाइक माई सिस्टर। अरे मैं कहता हूँ मूर्खों, भाई ये बहन मानना है तो ढंग से मानो, वरना दोस्ती बड़ा खूबसूरत रिलेशन है। आ जाइए यहाँ टॉपिक पे, कैश जैसा। क्या बोल रहा हूं मैं? कैश जैसा। कैश नहीं है, कैश कौन है? ऊपर पड़ा। कैश किसको बोलते हैं हम लोग? करेंसी नोट्स को, कॉइन्स को, और बैंक में जो पैसा जमा उसको बोलते हैं कैश एट बैंक भी तो बोलते थे हम लोग। कैश वो होता है, बाकी कोई कैश नहीं है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, कैश जैसा भी कुछ ढूंढते हैं उसे भी किसी फर्म के कैश मैनेजमेंट का ही पार्ट मानते हैं। अब यहां कटते हैं लोगों के नंबर, जब कैश इक्विवेलेंट को आइडेंटिफाई करना आ जाता है तब परेशानी हो जाती है लोगों की। तो जरा ढंग से समझते हैं कि ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक। अभी बोला ना मैंने भाई जैसा या बहन जैसी, अब भाई जैसा है, भाई तो नहीं है,
या बहन जैसी है, बहन तो नहीं है, या तो बोल मेरा भाई है या बोल मेरी बहन है, लेकिन वो बोलते हैं भाई जैसा बहन जैसा। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम कैश नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, कैश इक्विवेलेंट्स, कि उसके जैसा, उसके बराबर। कहते ना तुम मेरे, यू आर अ फादर फिगर टू मी, यू आर नॉट माई फादर बट यू आर अ फादर फिगर टू मी, यू आर अ मदर फिगर टू मी, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, इज्जत में बोलते हैं, आप तो मेरे बाप समान हो, दादा जैसे हो तुम मेरे, जैसे हैं, दादा तो नहीं है। कैश जैसा है, कैश नहीं है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है कैश इक्विवेलेंट की, इसमें ना लोचे हैं कई सारे, और वो लोचे हमें फिर तंग करते हैं, उनको हम क्लियर करेंगे आज, ठीक। देखें जरा क्या क्या चीजें, आइए अपनी डेफिनेशन को देखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज मेंशन इन योर डेफिनेशन, क्या कहता है, देखिए आपके सामने यहाँ पर, ये इट राइट्स कैश इक्विवेलेंट किसको कहते हैं हम लोग। पहली बात तो ये, वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आप देख रहे होंगे ना, मैं स्क्रीन को येलो करता जा रहा हूँ, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की परिभाषा क्या है, अगली लाइन पे चलेगा। नॉर्मली एन इन्वेस्टमेंट विल बी टर्म्ड एज कैश इक्विवेलेंट ओनली इफ इट इज हैविंग अ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड से 3 मंथ्स और लेस। इस पर भी एक क्वेश्चन आ गया था, एक 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कितना माना जाएगा, 3 महीने या उससे कम का माना जाएगा। वैसे देखा जाए तो अगर 1 साल से कम वाले को भी हम शॉर्ट टर्म बोल के चलते हैं, उसके बाद तो वो नॉन करंट की कैटेगरी में चला जाता है। कैश फ्लो के हिसाब से 3 महीने या उससे कम, और अगर कुछ ना बोले तो एक साल से कम वाले को भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, जब आपने वो इन्वेस्टमेंट लिया था उस डेट से लेकर, ठीक है। और ये कहता है कैश इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, दे आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। अभी हमने डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि दे आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी बात, ये अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, यहाँ पर मैं इनके पॉइंट्स पे लिखता चलता हूँ, क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहली चीज क्या है कि नंबर 1 क्या है कि शॉर्ट टर्म है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। क्या है ये आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। दूसरा क्या है, दूसरा है रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नोन अमाउंट ऑफ कैश में। अभी बताऊंगा कैसे। तीसरा, दे आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, दे आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन देयर, दे आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन देयर वैल्यू। मतलब आप अगर इनको यूज करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है उसमें जो कमी आने के चांसेस बहुत कम है। ये तीसरी चीज है। तो जब भी मैं कैश इक्विवेलेंट को डिफाइन करूंगा तो क्या बोलूंगा, दे आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, and which are readily convertible into known amount of cash and they are subject to an insignificant risk in their change in their value। चलो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, कैसे जरा समझिए। मैंने 11th में आपको पढ़ाया था कि एमआरएफ जो है हिंदुस्तान का सबसे महंगा शेयर है। मालूम है किसी को, कोई मुझे बताएगा कितना कितना रुपए का चल रहा है एमआरएफ की वैल्यू आज की डेट में कितनी है। जल्दी से गूगल देख के बताइए मुझे, ऑनलाइन वाले आप तो देख ही सकते होंगे, फटाफट से। 74,000 का ऐसा 74,000 रुपीज का एक शेयर है एमआरएफ का, 74,000 रुपीज का, ठीक है। अब अगर 74,000 रुपीज के शेयर की वैल्यू 73,990 रुपीज हो जाती है, इज इट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज, बहुत ज्यादा डिक्रीज है क्या है। अबे 74,000 रुपए का शेयर 10 रुपए गिर गया तो मतलब आसमान टूट पड़ा कोई क्या, नहीं ना, बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं। 70,000 का शेयर अगले दिन 64,000 का हो गया, इज इट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज सिग्निफिकेंट है। तो बेटा ये जो कैश इक्विवेलेंट उन्हीं स्टॉक को, उन्हीं इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जिनकी वैल्यू में डेविएशन बहुत कम होता है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मालूम होगा कि देयर आर मतलब निफ्टी के जो हम इंडेक्स के अंदर जो 50 होते हैं उनकी बात कर लें या ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स होते हैं उनमें बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज होता है। आपने देखा होगा ना, मेरे ख्याल से शुक्ला तुम करते हो ट्रेडिंग तो तुम्हें मालूम होगा, आप स्टॉप क्या लॉस सर? लगाते हैं, आप टारगेट फिक्स करते हैं एक हाँ दिन जी का सर। 2 रुपए 3 रुपए का, कई बार तो 50 पैसे का भी टारगेट फिक्स कर देते हैं, ऐसा भी होता है कई बार यस अगर ऊंचा नीचा। तो कोई 50 पैसा घटना बढ़ना कोई बहुत बड़ा थोड़ी रिस्क है, नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। तो इनसिग्निफिकेंट रिस्क मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी वैल्यू में जो चेंज होगा वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा उनको, और उनको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। अब आपका डीमेट अकाउंट है, आपके पास शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे हैं, आपको मन बेचने का कर रहा है, बेच दो, कौन रोकता है आपको। और बेच दोगे तो उसके बराबर की वैल्यू जो होगी, जो उसका प्रिवेलिंग रेट चल रहा होगा मार्केट में, ब्रोकरेज वगैरह काट के आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। होता है ना शुक्ला ट्रांसफर बैंक अकाउंट में, या डीमेट में पड़ा रहता है पैसा, सर, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बैंक अकाउंट में विच इज अटैच टू योर डीमेट अकाउंट, वहां ट्रांसफर हो जाता है, खत्म। तो हमने क्या बोला, कैश इक्विवेलेंट किसको बोलेंगे, बोलेंगे क्या,
कि दे आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, दे आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन देयर वैल्यू। तो तीन चीजों का जवाब बोलेंगे तब हम उन्हें कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर? आपको पीछे समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ठीक है जी, तीन चीजों का। तो जब भी कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन 1 नंबर की आए, 3 नंबर की आए, 2 नंबर की आए, आपको ये तीन चीजें जरूर लिखनी है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, सब रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश एंड सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन देयर वैल्यू। ये ध्यान रखेंगे, तब जाके आपकी डेफिनेशन पूरी मानी जाएगी। अदरवाइज 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा अगर आपने 2 कंपोनेंट लिखे या 1 लिखा तो। ठीक है जी, चलो जरा एक और चीज देखते हैं। अभी एक अंदर बॉक्स के अंदर कुछ दिख रहा है, उसको बाद में देखेंगे, पहले जरा बोर्ड पे मेरे सामने देखिए। आइए बोर्ड देखते हैं यहाँ पर। ठीक ये मैं लेके चल रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ठीक है जी, और आप सबने इश्यू ऑफ शेयर्स में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में बैलेंस शीट पढ़ी होगी। जब थर्ड बुक पढ़ी थी तो पहले चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बताया गया था। तो हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर, नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं, नॉन करंट एसेट्स लिख लेता हूँ सबसे पहले ऊपर में। यहाँ पर वी हैव नॉन करंट एसेट्स होते हैं हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स। वी हैव करंट एसेट्स, ये भी हमारे पास होता है करंट एसेट्स। ठीक है जी, हमारे पास नॉन करंट, हमारे पास आपको ध्यान होगा हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड भी होता है, याद है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, वो सब चीजें होती हैं। हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी होती हैं, ये भी ध्यान होगा आप लोगों को, और हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। ठीक, सोचो मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। अगर मैंने मशीनरी खरीदी तो किसके अंदर जाएगा, वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर, टेंजिबल आएगा, फिक्स एसेट्स, प्लांट मशीनरी, ऐसा करके हेडिंग होती है। मशीनरी खरीदी और बदले में क्या इशू कर दिए, बदले में मैंने शेयर इशू कर दिए। मशीन खरीदी, बदले में शेयर, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, शेयर खरीद लिए। या मैंने मशीनरी खरीद ली और बदले में डिबेंचर इशू कर दिए, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑनलाइन में सबको मालूम है, बोलो हाँ या ना, बोलो यस सर। अब मुझे बताओ कि जब मैं मशीनरी खरीद रहा हूं और बदले में शेयर इशू कर रहा हूं तो मेरा कैश फ्लो हुआ? अरे पैसा गया? नहीं सर, नहीं हुआ, सीधी सी बात है। जब मैं डिबेंचर खरीद रहा हूं, डिबेंचर इशू कर रहा हूं और बदले में मशीनरी के बदले में डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मेरा कैश का फ्लो हुआ क्या? नहीं सर, देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा जी सुनो जरा ध्यान से, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक क्रेडिटर होता है, याद होगा क्रेडिटर, और एक है बीपी। अगर हमने क्या किया, क्रेडिटर के बदले में बीपी एक्सेप्ट कर लिए, कैश का फ्लो हुआ? नो सर, क्रेडिटर के बदले में बीपी एक्सेप्ट हो जाता है। क्रेडिटर है 50,000 के, हमने कहा भाई हम बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं तुम्हारे नाम का, उन्होंने कहा ले लो, तो क्रेडिटर कम होकर बीपी बढ़ गया। तो वो तो फिर सेट ऑफ की कैटेगरी रहेगी। सेटअप वेटअप छोड़ दे, मैं बोल रहा हूँ कैश लग रहा है यहाँ, इस बात पे ध्यान दो तुम बस। अब अकाउंटिंग में मत जाओ बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, क्या क्रेडिटर को बीपी में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा कैश का मूवमेंट हुआ? नो सर, नहीं हुआ। आओ इधर आ जाते हैं करंट एसेट्स में। मेरे डेटर्स हैं, डेटर्स ये बीआर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई कैश का मूवमेंट हुआ? नो सर, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, बीआर डिसऑनर हो गया, बीआर कम डेटर बढ़ गया, तो भी तो कोई कैश का मूवमेंट नहीं हुआ ना? नो सर, नहीं हुआ। और याद करो जब मैंने आपको कराया था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कुछ मशीन खरीद ली 5 लाख की, 2 लाख तो चेक से, 2 लाख तो हमने पेमेंट कर दी, उसको किनारे करते हैं। या हमने क्या करा, कोई पेमेंट कैश में नहीं करी है, 5 लाख रुपए का बीपी एक्सेप्ट कर लिया और बाकी के शेयर और उसके बाकी के बचे हुए डिबेंचर कर दिए, तो कैश का फ्लो हुआ कहीं? नो सर, मशीन खरीदी 10 लाख की, 2 लाख का बीपी एक्सेप्ट कर लिया, 3 लाख के डिबेंचर दे दिए और 5 लाख के शेयर दे दिए, कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो ये जितनी भी मैंने आपको आइटम बताए हैं, यहाँ कैश की मूवमेंट नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, और ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बेकार है, रद्दी है, यूजलेस है। चलो, इशू ऑफ शेयर्स में आपने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, कोई बताएगा क्या सेक्शन था वो? सेक्शन यार कैसे यूज 52 सब सेक्शन 2 क्या था? ये था यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कैसे? टू राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम लोग ये चीज। एंड टू इशू फुली पेड बोनस शेयर, याद है? टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, यस सर, ये भी पढ़ा था। अब मुझे बताइए
कि मैं शेयर होल्डर फंड के अंदर से क्या करता हूँ, रिजर्व कम कर देता हूँ और बदले में शेयर इशू कर देता हूँ, तो भी कैश फ्लो हुआ क्या? नो सर। कोई कैश फ्लो हुआ ही नहीं। मतलब आपको पता चल गया ये तो कैश फ्लो हो नहीं रहा भाई, ठीक। अच्छा मुझे बताइए, आपने कैश जो था आपके पास उसको उठाया और उसे बैंक में जमा कर दिया, इज इट अ कैश फ्लो? No, हाँ, कैश फ्लो है ये? नो सर। no, ये भी कैश फ्लो नहीं है। कैसे भाई? अच्छा बात सुन, मैंने अपनी इस वाली पॉकेट से पैसा उठाया और इस वाली पॉकेट में डाल दिया, इज इट अ कैश फ्लो? कोई कैश फ्लो नहीं है ना। नो सर। या अनिकेत ने क्या करा, पापा सो रहे थे और पापा की वार्डरोब में पैंट टंगी थी, वॉलेट था, वॉलेट निकाला, 2000 का कड़कता नोट उतारा और आज मैम से मिलने जाना है, वो भी कैश फ्लो हुआ क्या अनिकेत? नहीं है भाई, घर का पैसा ही तो है वो भी। अनिकेत कमाता थोड़ी है अभी, जिस दिन कमाएगा उस दिन उसका कैश फ्लो अलग से होगा। नहीं है कैश फ्लो। मतलब अच्छा बैंक से पैसा निकाल के ले आऊं अपने ऑफिस में तो कैश फ्लो है क्या? तो भी नहीं है। नो सर। अच्छा सुनो, अब आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने क्या करा कि मैंने एमआरएफ के, अब यार 100 शेयर बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 शेयर तो खरीदने की औकात नहीं है ना। चलो हमने क्या कर दिया, हमने रिलायंस के कुछ, रिलायंस इन्फोकॉम के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ 1000 शेयर खरीद लिए 1000 शेयर, और हमारा पर्पस है कि मार्केट में थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, बेच देंगे। वो कैश फ्लो हुआ? नो सर। हाँ बताओ भाई दोनों। तब सर भी होगा कैश फ्लो नहीं कैश फ्लो। हुआ। अबे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज पढ़ा था, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, वो भी कैश फ्लो। यहां गड़बड़ होती है लोगों को कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं रीसेल पर्पज से, वो तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन गया। रिलायंस के शेयर क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड होते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड देयर इज अ इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन देयर वैल्यू। अब ये यस बैंक के शेयर थोड़ा ही है, क्यों शुक्ला जी? यस बैंक के शेयर कितने हुआ करते थे पहले? सर 100 पे जाता था, अब तो कहाँ 13-14 रुपए का है। 100 रुपए का शेयर 13-14 रुपए आ गया, वो तो बर्बादी की निशानी है, उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग यहाँ। और अभी भी कुछ मूर्ख लोग ना उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, वैसे रखे हुए हैं। चलो जी आपकी मर्जी है, अगर होता रिस्क एपेटाइट होता लोगों का। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर इसके बीच में मूवमेंट हुआ वो भी कैश फ्लो नहीं है, इनके बीच में मूवमेंट हुआ वो भी कैश फ्लो नहीं है, तो भाई कैश फ्लो होगा क्या? कह रहे मास्टर इतनी देर होगी बताते बताते, बता दो कैश फ्लो कब होगा। आओ मैं बताता हूँ। मशीनरी खरीद ली और बदले में चेक इशू कर दिया, अब क्या हुआ जी? क्रॉस क्रॉस। समझ रहे हो बात को? आपने मशीन खरीदी और बदले में क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया। अब बताइए क्या, चेक इशू किया, कैश फ्लो होगा। विल इट बी अ कैश फ्लो? यस इट इज अ कैश फ्लो। आपने मशीनरी खरीद ली, बदले में कैश दे दिया, इज इट अ कैश फ्लो? यस इट इज अ कैश फ्लो। आपने डिवेंचर के बदले में पैसा दे दिया, इज इट अ कैश फ्लो? यस यस सर। इट इज अ कैश फ्लो, क्योंकि डिवेंचर जो है, डिवेंचर वो इसके बीच में मूवमेंट हो गई है, ठीक है। आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, इज इट अ कैश फ्लो? यस इट इज अ कैश फ्लो, क्योंकि मूवमेंट यहां और यहां के बीच में हो रही है। आपने अपने बीपी की पेमेंट कर दी, इज इट अ कैश फ्लो? यस इट इज अ कैश फ्लो। आपने बीआर के अगेंस्ट पैसा रिसीव कर लिया, वो पैसा बैंक में जमा करा दी, इज इट अ कैश फ्लो? यस इट इज अ कैश फ्लो। तो भाई लड़ाई तभी होगी जब तीर आमने सामने चलेंगे, है ना। ये ऐसा थोड़ी होता है कि फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है, बंदा अपने आप ही गोल मार दे। नहीं, फुटबॉल में तो खैर वो भी गोल ही माना जाता है, लेकिन अदरवाइज क्या होगा, ये अगर तीर आपस में चलेंगे एक दूसरे की तरफ तभी हम बोलेंगे कैश फ्लो, अदरवाइज कैश फ्लो नहीं होगा। ये बहुत मोटी सी चीज है जिसे हम अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। इस पर और डिस्कशन करते हैं हम। तो चलिए अब आप अपनी स्क्रीन पर चलिए जरा, आपकी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट आता है, दोबारा से देखेंगे उसको। और अगर उसको हम थोड़ा गुड्स क्रेडिट पे बेचे तो कैश फ्लो होता है? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। मुझे ये बता, जो गुड्स हैं, गुड्स क्या वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है? नहीं, नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हाँ नहीं। ना 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 रुक जा, गुड्स क्या इसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है गुड्स? नहीं। नहीं आती ना। गुड्स किसके अंदर चली जाती है? इसके अंदर चली जाती है। हाँ जी। और गुड्स के बदले में पैसा गया तो फ्लो हो गया। सर अगर क्रेडिट पे बेचे? क्रेडिट में बेचेंगे तो कहाँ का कैश फ्लो हो गया यार, बोल तो दिया तुम्हें। अगर तुमने गुड्स क्रेडिट में बेची तो एक करंट एसेट्स क्या हो गई आपकी, कम हो गई, और एक करंट एसेट्स बढ़ गई। क्या बताया था मैं तो, इनके बीच का फ्लो तो फ्लो ही नहीं होगा ना। तो स्कूल में करा रहे हैं कि कैश क्या फ्लो बोल रहे होगा। हाँ। हैं? गुड्स क्या कर रहे हैं? गुड्स अगर क्रेडिट पे बेचेंगे, क्रेडिट हाँ पे खरीदेंगे या बेचेंगे तो कैश हाँ, पे में डाल रहे हैं। यार तुम तो ना, तुम पता क्या हो रहा है, तुम्हारे टीचर आगरे की बात कर रहे हैं और तुम जलंधर की बात कर रहे हो।
टीचर ने क्या बताया पता है? टीचर ने सिखाया है गुड्स क्रेडिट में खरीदना बेचना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि कैश फ्लो के अंदर दिखाई जाती है। और तो हम बोल रहे हैं कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को यहाँ मिला रहे हो। अभी क्या मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डिस्कशन किया? नहीं करा। समझ रहे बात को? टीचर उस कंटेक्स्ट में बोल रही हैं। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग मैं भी बताऊंगा अभी नीचे, ठीक है। थोड़ा सब्र करिए। चलिए स्क्रीन पर देखिए भाई, आपका नहीं मिल पा रहा, क्या गुम हो गया डॉक्यूमेंट? गुम? अच्छा चलो देखिए, आइए स्क्रीन पे देखें आपकी। तो वो जो नोट लिखा हुआ है ना आपके सामने, नोट देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। नोट क्या दिख रहा है भाई? ये कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पैरा 7 क्लियरली स्टेट्स दैट कैश फ्लो एक्सक्लूड्स movement between items that constitute cash and cash equivalents, because these components are the part of cash management of the enterprise rather than the parts of operating, investing and financing activities. ठीक है, तो देखो नीचे, इनको कैश फ्लो नहीं मानेंगे। किसको? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इसको कैश फ्लो नहीं मानेंगे। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, इसको कैश नहीं मानेंगे। और सेल परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स, इसको हम कैश फ्लो नहीं मानेंगे। अभी पीछे वाला बोला था ना कि सिक्योरिटीज खरीद लें प्रॉफिट लॉस पे, इसको कैश फ्लो नहीं मानते। रीजन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बोर्ड पे रीजन आपके सामने है। क्रॉस नहीं हुआ भैया, ये तीर आपस में चल गए हैं, इसलिए इसको क्या नहीं मानेंगे? कैश फ्लो नहीं मानेंगे। इज दैट ओके? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? ये जो नोट के अंदर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज 3 लाइंस। बोलो ऑनलाइन वालों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा कहना है आपसे, मेरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन में कोई मुझसे मैं जवाब देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ मनी एंड फ्लो ऑफ रिवर? नदी के बहने में और पैसे के बहने में क्या फर्क होता है? अनिकेत से पूछो, पैसा कैसे बहता है? अनिकेत बताओ। बिल्कुल सही बोला ये बच्चा। तो अब ऑनलाइन वाला को मुझे बताया तो जरा, सही बोला बिल्कुल, बताइए। अबे जल्दी बोलो, नहीं बोल सकते कोई? गौरप्रिया बता तो जरा। सर कैश फ्लो दोनों साइड हो सकता है और हाँ, रिवर एक ही साइड फ्लो रिवर एक ही साइड बहती है। अब आप बताइए कि जो लोग दिल्ली में यमुना के किनारे रहते हैं, सिविल्स लाइन में, जब यमुना बाढ़ आती है तो क्या होता है? गटर का पानी बैक मारता है ना, तो रिवर तो तभी फ्लो, आउटफ्लो इनफ्लो तभी तो होते हैं जब बाढ़ आएगी। अदरवाइज रिवर तो क्या होती है? बहती चली जाती है। ठीक है, लेकिन पैसा क्या होता है? इट इज इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, बोथ, दोनों चीजें होती हैं आपके पास, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे ना फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच कैन बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे उसको? इनफ्लो। और अगर क्या हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? आउटफ्लो। तो जब हम फ्लो बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इट कुड बी इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो बोथ। इनफ्लो होगा तो बोलेंगे सोर्सेज ऑफ फंड, आउटफ्लो होगा तो बोलेंगे यूजेस ऑफ फंड। समझ रहे हो? सोर्सेज मतलब आ रहा है पैसा, और यूजेस मतलब जा रहा है पैसा। इनफ्लो आउटफ्लो दो चीज हम यूज करते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं स्क्रीन की तरफ अब, और थोड़ी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने डेफिनेशन क्लियर होगी जी। देखो, हमने बोला फ्लो मींस चेंज या मूवमेंट, दिख रहा है आपके सामने। फ्लो का मतलब क्या हुआ? चेंज और मूवमेंट। ट्रांजैक्शन विच इंक्रीजेस कैश पोजीशन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको कहते हैं इनफ्लो। और जिसकी वजह से कैश एंड कैश पोजीशन डिक्रीज होती है उसे क्या कहते हैं? आउटफ्लो कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब आपको फ्लो भी पता चल गया, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पता चल गया। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए जरा बोर्ड पे देखते हैं आपके सामने। देखो भाई, अब हमें मालूम है कि हमारे बिजनेस में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन होगा ना, जिसे बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1 अप्रैल को। और हमारे पास क्या होगा गिवन? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी होगा, दोनों चीजें होंगी हमारे पास। सपोज ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास 50 लाख रुपए का है, और ये साल के आखिर में कितना हो गया? 70 लाख रुपीस हो गया। ये ओपनिंग का मतलब 01/04/2021 है, और ये जो है 31 मार्च 2022 को हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये 50 अगर 70 हो गया, या 50 अगर ये 40 हो गया, तो किस रीजन से हुआ होगा? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा साल में। कोई बताएगा मुझे क्या हो सकता होगा? बताइए कि बिजनेस के मालिक ने पैसे बढ़ा दिए। हाँ, there is a possibility due to 1000 activities, 10,000 activities, lakhs of activities, मेरा ये कैश का बैलेंस ऊपर नीचे हुआ होगा ना?
बहुत ट्रांजेक्शन होंगी ना, खूब सारी ट्रांजेक्शन होंगी। अब मुझे बताइए कि आपको जानना है कि यहां से यहां के बीच में क्या हुआ, वो ट्रांजेक्शन आपको कहां मिलेंगी, किस जगह पे मिलेंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी? बताइए तो जरा। सबको मालूम है यार, 11th में पढ़ा था। प्रॉफिट एंड बैलेंस लॉस, शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, समरी मिलती है ना मैं पूरी। वैसे तो मैं बोलूं परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी सब में मिलता है, उससे क्या मतलब मेरा? ट्रायल बैलेंस से भी क्या मतलब मेरा? अगर मैं किसी को बोलूंगा पहले अपने अकाउंट दिखा, तो मुझे क्या लाके पकड़ाएगा? अच्छा मैं बैंक में जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भैया मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जमा करा दो अपनी। वो मेरे से 2000 पन्नों की रिकॉर्ड थोड़ी, जर्नल एंट्री थोड़ी मांगेंगे मेरी। बोलो बैंक मांगता है क्या? वो नहीं मांगता। बैंक सिर्फ क्या मांगता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। यानी कि यहां से यहां तक जो भी चेंजेस हुए हैं मेरे, उनकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां मिलेगी? उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे किसके अंदर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के जो अंदर जो आइटम है वो जो इंफॉर्मेशन है वहां से मिलेगी। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से वो आइटम उठाना जिनकी वजह से, क्या हर एक आइटम की वजह से मेरा कैश बदला होगा? अगर मैंने मशीनरी खरीदी, डिबेंचर इश्यू कर दिए, क्या मेरा कैश बदला? नो सर, मैंने पैसा बैंक में जमा करा दिया, मेरा कैश बदला क्या? नो समझ सर, पा रहे मैंने क्यों बताया था इसके बारे में? या मेरे डेटर ने बीआर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा कैश बदला क्या? समझ रहे हो? रौनक समझ पा रहे हो तुम्हारे टीचर ने क्या करवाया था? हम क्या करते हैं, हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं बेटा, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, जो आइटम नॉन कैश वाले होते हैं उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं। तुम्हारे टीचर ने देखा होगा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए के दो तरीके होते हैं बेटा, पता है? एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, वो आइटम जिनसे कैश की मूवमेंट होती है उनसे कैश फ्लो बना लीजिए। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है कि वो आइटम जिनसे कैश की मूवमेंट नहीं हो रही है, जो कि नॉन कैश आइटम, उनको एडजस्ट कर लीजिए, तो निकलेगा आपका आंसर। लेकिन हम कौन सा मेथड फॉलो, हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं करते, हम इनडायरेक्ट। तो रौनक, इसीलिए कैश सेल्स या कैश से रिलेटेड आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उनको एडजस्ट नहीं करते हम एडजस्ट किसे करते हैं? नॉन कैश वाले आइटम को करते हैं। अगर आपके स्कूल में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया गया होगा तो आपने ध्यान दी होगी ये वाली बात। ठीक है सर। ठीक है रौनक, चलो आगे चलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं किसके साथ? क्लोजिंग बैलेंस के साथ। कि भाई शुरू में कैश 50 लाख था, अब 70 रह गया, तो ये क्या 20 लाख क्या हुआ? ये जो 20 लाख का कैश इंक्रीज हुआ है, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ, या मैंने क्या इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी वजह से हुआ, या मैंने लोन वोन लिया फाइनेंसिंग की वजह से हुआ? अब आगे तीन एक्टिविटीज आपके सामने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और याद करो 11th क्लास से मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग होती है। ऑपरेटिंग आपको मैंने अच्छे से समझाई थी क्लास 11th में। नॉन ऑपरेटिंग के मैंने बाइफर्केशन नहीं दिखाए थे आपको। नॉन ऑपरेटिंग होती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम ज्यादा प्रिसाइजली समझ रहे हैं उसको। तो क्या हुआ भाई, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जिसे हम किससे रिकंसाइल कर रहे थे? याद करो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल बोलते हैं, करते हैं रिकंसाइल करते हैं किससे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल वेयर, कहां? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा पीरियड ऑफ टाइम? यहां से लेकर यहां तक। ये है डेफिनेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अभी पढ़ेंगे ना लिटरेचर में। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? A statement which reconcile opening balance of cash and cash equivalent with the closing balance of cash and cash equivalent over a given period of time from the information available where? Statement of profit and loss and balance sheet। यही तो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ रहे हो? तो देखिए जरा, अब हम देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी गई है। सी द डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट देखते हैं। चलो नीचे पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा है हमारे पास। थोड़ा सा स्क्रीन चलाते हैं, ये देखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट्स। अभी बोला था इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है ना। रिकंसाइल कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं किसको? ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस को विद द क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस, है ना, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज मतलब इनफ्लो, एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो, फ्रॉम आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। हो गया जी, रट्टा मारने की जरूरत है क्या? क्या ध्यान रखेंगे कि भाई ये समरी है रिसीव्स एंड पेमेंट्स, जो रिकंसाइल करती है किसको? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रॉम व्हाट?
फ्रॉम सोर्सेज मतलब इनफ्लो, एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो, ठीक है, आइटम अपेयरिंग वेयर इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है बढ़िया वाली डेफिनेशन, इसमें सब कुछ कवर होता है। और एक काम चलाने वाली डेफिनेशन नीचे दे ही रखी है आपके पास, क्या? इट इज अ स्टेटमेंट विच समराइज सोर्सेज ऑफ कैश, यानी कि कैश इनफ्लो, एप्लीकेशन ऑफ कैश, कैश आउटफ्लो ऑफ अ फर्म गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो देखिए, मैंने आपको तकरीबन आधे घंटे की क्लास में ये समझाने की कोशिश करी कि कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका कैश फ्लो कब माना जाएगा या कब नहीं माना जाएगा वो बताया, ठीक है, फ्लो किसको बोलते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का यूज करना पड़ता है। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमसे क्या कहता है कि भाई आपकी जो एक्टिविटी है ना बिजनेस की, वो 3 तरह की होनी चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? ऑपरेटिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग होनी चाहिए और फाइनेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और रौनक, जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, उसका जवाब तुम्हें अभी मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या होती है। इसमें इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा। ऐसी अगर हम इन्वेस्ट करें तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा, और फाइनेंसिंग होगा तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा। तो आज मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इसको बिल्कुल आपको मैच्योर कर दूं, बिल्कुल कंफर्टेबल बना दूं, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है। चलो जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि ये तीनों एक्टिविटीज हम करते हैं, तो सर हाँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मतलब हमने ये किया बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता अच्छा ठीक है, तुमने ये क्वेश्चन पूछा ना मुझसे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, है? पूछा तुमने, रिदवान ने पूछा ना। ये सर। अच्छा देख बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ नीचे, why it is necessary to classify business activity into operating, investing and financing। क्वेश्चन दिख रहा है लिखा हुआ, ये सर। इसका जवाब मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये वट एवर यू आस्क, क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। हाँ इसका डिस्कशन करूंगा आपके साथ, अभी मैं, रुक जाइए। मैंने 11th क्लास में भी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या करा ना, एग्जाम्पल दिया था। मैं रहता था पहले शादरा की तरफ, ठीक है, शादरा की तरफ रहते थे, और हम जवानी में जिम में जाया करते थे। जिम के बाहर हमारे ना रोड पे एक बंदा बैठता था अंडे वाला। अब जिम जाने वाले लड़के क्या करते हैं, हम लोग तो भाई ऐसे तो थे नहीं, तो बहुत हाई फाई हुआ करते थे। जिम वाले के पास जाते थे, 4 अंडों का ऑमलेट मक्खन में भाई फेंट दे, जिम के बाद आते हुए खाते थे, ठीक। और जैसे जिम से निकलते थे जूस पी लेते थे पहले। मतलब दो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट डाइट, लेकिन करते थे। अंडों से प्रोटीन मिलता था, बढ़िया होता था। अच्छा, उस अंडे वाले ने अपने बोर्ड के आगे लिखा हुआ था, राजू लाल अंडे वाला। अब देसी अंडा कैसा होता है भाई, कोई मुझे बताए। लाल तो नहीं होता वो, कैसा होता है देसी अंडा, देखा किसी ने? क्या बताओ, क्या कलर होता है? ब्राउन होता है। ब्राउन टाइप का होता है ना। तो हमें लगता था यार कि ये राजू लाल अंडे वाला, ये मतलब चक्कर क्या है, राजू लाल अंडे वाला है, ये राजू लाल इसका नाम है, ये अंडे वाला है। बड़ा कंफ्यूजन रहता था, लेकिन उसके बाद बढ़िया बनाता था। उसके मसालों की खुशबू ना बहुत दूर तक चलती थी, और एक्सरसाइज करके आते थे, खाते थे उसके पास। तो जब हम उसके पास अंडे खाते थे, 4 अंडों का ऑमलेट, 6 अंडों का ऑमलेट, और मैं मेरे भाई लोग सब बराबर बराबर उम्र के, तो बहुत आराम से, मतलब 1 दर्जन अंडे तो वैसे ही निकल जाते थे। 3 भाइयों में 4-4 12 अंडे वैसे ही चले गए। हम उसके पक्के कस्टमर बन गए। हम अंडे भी खाते थे, और वो हमारे लिए थोड़ा मक्खन ज्यादा डालता था, चटनी ज्यादा देता था, सॉस ज्यादा देता था, बढ़िया लगता था। बातों बातों में पता चला, मैंने कहा भाई राजू तू ये बता, तू शाम को बैठता था, देखो ना अंडे वाले शाम को बैठते, देखो अंडे वाला सुबह दोपहर में अंडे बेचते हुए, बहुत कम दिखता होगा, लेकिन शाम को बैठते हैं, उनकी ठंड सर्दियों में खासतौर पे, ठंड में लोग खाते हैं। हमने पूछा राजू यार तू तो बैठता है शाम को 6 बजे, और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक उसके सारे अंडे बिक जाते थे, वो घर चला जाता था। हमने कहा तू दिन में क्या करता है? कहता क्या बाबूजी, दिन में मैं काम करता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये काम नहीं है तेरा? कह रहा बाबूजी ये तो साइड बिजनेस है। मैंने कहा अच्छा, दिन में क्या करता है? कह रहा प्लॉट बेचता हूँ, घर बेचता हूँ। अच्छा जी, सच्ची? मैंने कहा बता। हम सोच रहे फुकरा अंडे वाला होगा बंदा। कह रहा मैं महीने में 2 या 3 डील कर लेता हूँ, और जहां हम रहते थे उसके पीछे एक अशोक नगर जगह बसती थी। कह रहे मेरे 5 प्लॉट वहां है, करावल नगर में 3 प्लॉट है, इंदिरापुरी में 2 हैं। इतने? राजू लाल अंडे वाला। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि राजू अंडे वाले के 2 काम है। एक प्रॉपर्टी डीलिंग, ठीक है जी, क्या काम है? एक प्रॉपर्टी डीलिंग, ध्यान से समझना, एक काम है प्रॉपर्टी डीलिंग, दूसरा काम है जी एग सेलिंग, अंडा बेचता है वो, ठीक है जी। अब मुझे बताइए इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हुई? सर दोनों ही। दोनों कैसे हो गई?
सॉरी सर, एक सेलिंग होगा इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ? उसने बोला ये बात, उसने मुझसे बोला, मैंने बोला कि भाई तू इतना पैसा खर्च करता है, टैक्स वैक्स करता? बिल्कुल बाबूजी, टैक्स भरता हूँ, रिटर्न भरता हूँ। तो टैक्स की रिटर्न में उसने अपनी मेन एक्टिविटी कौन सी बताई थी? प्रॉपर्टी डीलिंग बताई थी। अंडा तो शाम को, वो मेहनत करने वाला आदमी था, कहता शाम को रेडी लगा लेता हूँ जी मैं तो। और समझ लो 20 साल पहले भी वो एक दिन में 3-4 हजार रुपए निकाल के ले जाता था बहुत आराम से। 20 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब 10 रुपए का एक आमलेट हुआ करता था, मक्खन वाला वो भी। देखिए तब वो 3,000, 4,000 रुपए, 5,000 तक आराम से निकाल ले जाता था। ऐसे बिकते थे अंडे जैसे भंडारे में बिक रहे हो, ऐसा करके चलता था। सोचिए। तो मुझे बताइए इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हुई भाई? अब प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी डीलिंग है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। और ये क्या होगी इससे? ये वाली क्या नॉन ऑपरेटिंग बन गई ना ये तो। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न एग सेलिंग से भरता है, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हुई जी? सर एक सेलिंग। हमेशा कौन सी हुई? ये हुई ऑपरेटिंग। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ये वाली अंडा बेचना उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हुई। ठीक है जी। और कभी फुर्सत में, कभी महीने में एक बार 2 बार वो प्रॉपर्टी की डीलिंग कर लेता था। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर उसकी मेन एक्टिविटी ये है, तो वो एक प्लॉट को खरीदता है, कुछ दिन इंतजार करता है, फिर बेच देता है, तो वो उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उसका वो? यस सर। हाँ है ना? तो भाई ये एक्टिविटी कौन सी? ऑपरेटिंग। और ये एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हुई। समझ रहे हैं बात को? अरे बेटा नॉन ऑपरेटिंग को क्लासिफाई करो, बड़े हो गए हो तुम अब नॉन ऑपरेटिंग को और क्लासिफाई करेंगे यार। वो बचपन से पढ़ते रहेंगे 11 से नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग को 2 हिस्सों में बांट देते हैं हम, एक को कहते हैं इन्वेस्टिंग, एक को कहते हैं फाइनेंसिंग। अब अगर वो किसी प्रॉपर्टी की बड़ी डील करने के लिए बैंक से लोन ले लेता है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। क्या हो गई वो? फाइनेंसिंग। समझ पा रहे मेरी बात को? ऑपरेटिंग है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट, अंडा बेचना, कभी कभी प्लॉट खरीद लेना, बना बनाया घर खरीद लेना, कुछ महीने रखने के बाद बेच देना, दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग। और या अगर वो क्या करता है कि भाई डील में 10-15 लाख की शॉर्टेज पड़ी तो ब्याज में पैसे उठा लेता है वो क्या कहलाएगा आपका? फाइनेंसिंग कहलाएगा, फाइनेंसिंग। ठीक है, तो आई होप ब्रॉडली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है। चलो जरा डिटेल में पढ़ते हैं, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं उसको। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में ध्यान रखना भाई कि अगर हमारा कोर एक्टिविटी कपड़ा बेचने का है, तो गारमेंट बेचने खरीदने से रिलेटेड एक्टिविटी ऑपरेटिंग कहलाएगी। अगर मैंने अपनी कपड़े की दुकान में कंप्यूटर खरीद लिया, टीवी स्क्रीन खरीद ली, अलमारियां खरीद ली, रैक्स खरीद लिए, वो इन्वेस्टिंग कहलाएंगे। और मैंने दुकान के एक्सटेंशन के लिए क्या कर दिया? लोन ले लिया बैंक से, तो फाइनेंसिंग कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा सुनो, अगर मैंने लोन पर पैसा उठाया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, वो भी फाइनेंसिंग कहलाएगा। मैंने एक जगह खरीद ली, एक प्लॉट खरीद लिया, उस पर मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसमें 2 रूम नीचे 2 रूम ऊपर बना दिया, उसे किराए पे दे दिया, तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उससे मुझे रिटर्न मिलने लगे ना, इंटरेस्ट। उससे मुझे क्या मिला? रेंट मिला। क्या है मेरे लिए वो ऑपरेटिंग है, वो भी तो इन्वेस्टिंग है। समझ रहे हो? वो भी इन्वेस्टिंग है। मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे डिविडेंड मिलता है डिविडेंड। क्या है मेरे लिए? इन्वेस्टिंग है। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, मेरे लिए क्या? इन्वेस्टिंग। डिबेंचर पे क्या मिलता है मुझे? इंटरेस्ट। क्या है? इन्वेस्टिंग है। करेक्ट। लेकिन मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू करे, फाइनेंसिंग। मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करे, फाइनेंसिंग। और जब मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू करे तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा डिविडेंड। क्या हुआ? फाइनेंसिंग। जब मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करे तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या हुई? फाइनेंसिंग। तो लोग उलझ जाते हैं कि इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया। अरे भाई इन्वेस्टिंग है, मिलेगा तब जब तुमने इन्वेस्ट किया होगा। इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया कब? जब फाइनेंस करवाया होगा किसी से, तब। इंटरेस्ट कब देना पड़ता है हमें? जब हम ब्याज पे पैसे लेते हैं किसी से। आइए इसको क्लियर करते हैं, और क्लैरिटी के साथ करूंगा। अभी तो मैंने बहुत ब्रॉड पैरामीटर्स दिए आप लोगों को। आई होप। हाँ जी बोलिए, किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ बोलिए सर। जैसे आपने बोला कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग, तो सर अब मैंने मान लीजिए कि एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और मैं बिजनेस करता हूँ कि कार का, तो अरे चलो रुक जाओ, मैं बताता हूँ, सुनो। तुम हो कार डीलर स्कॉडा के, ठीक है? सर। तुम स्कॉडा की डीलरशिप चलाते हो नोएडा में, या तुम स्कॉडा की डीलर चलाते हो आनंद विहार में, ठीक है? यस सर।
और तुमने BMW के शेयर खरीद लिए, यस सर, तो इन्वेस्टिंग है ना तुम्हारे लिए वो तो। यस सर, उससे क्या फर्क पड़ा, तो तुम कार डीलर हो कुछ भी हो, है ना, तुम BMW के शेयर खरीद रहे हो, किस लिए खरीद रहे हो? अगर तो तुम खरीद रहे हो तुरंत बेचने के लिए, तो वो तो कैश इक्विवेलेंट बन गया, यस सर, है ना, कैश इक्विवेलेंट बन गया। लेकिन तुमने बोला कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा उनको, 1 साल तक होल्ड करूंगा, 2 साल तक होल्ड करूंगा, फिर बेचूंगा, तो इन्वेस्टिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट। समझ गई बात? अब चाहे तुम टायर कंपनी के खरीद लो, चाहे तुम स्टीयरिंग बनाने वाली सोना के शेयर खरीद लो, चाहे तुम हेडलाइट बनाने वाली कंपनी के शेयर खरीद लो, मिंडा के, कार की लॉक बनाने वाली कंपनी मिंडा के शेयर खरीद लो, अब क्या फर्क पड़ना है, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना आपका। समझ रहे हो? सर तो उस पर टैक्स देंगे या फिर नहीं? कौन सा टैक्स? अच्छा बेटा टैक्स, हाँ टैक्स पे भी आएंगे, तुम्हारे स्कूल में चैप्टर हो गया ना ये सर पहले हो गया था। हाँ इसीलिए अभी मैं टैक्स पे भी आऊंगा। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेंगे ना, 3 एडजस्टमेंट करते हैं, डिप्रिसिएशन की, टैक्स की और डिविडेंड की। मैं तीनों में बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है? अभी नहीं डिस्कशन करते, अभी हल्का सा देखो बेटा, समझ लो। अगर हमने अंडा सेलिंग है ना, अंडा सेलिंग, चलो अब आ ही गया तो मैं बताता हूँ। अगर मैंने अंडा सेल के रिटर्न में पैसा कमाया और इनकम टैक्स भर दिया, तो वो टैक्स कौन सा कहलाएगा? ऑपरेटिंग वाला टैक्स होगा, ठीक है? और मैंने प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा कमाया उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे जो टैक्स देना पड़ा वो इन्वेस्टिंग वाला टैक्स होगा। वो क्या होगा? इन्वेस्टिंग वाला टैक्स होगा। और तुम्हें ध्यान होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में आपके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, कुछ कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करते समय डिविडेंड टैक्स भरती हैं, कंपनियां डिविडेंड टैक्स भरती हैं, वो कौन सा टैक्स हो जाएगा? वो फाइनेंसिंग वाला टैक्स हो जाएगा। जबकि किताबों में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऑपरेटिंग के टैक्स वाले दिखते हैं, तुम्हें दिखते होंगे ना विद्वान? यस सर। जबकि टैक्स तीनों तरह का होता है, टैक्स ऑपरेटिंग वाला भी होता है, इन्वेस्टिंग वाला भी होता है और फाइनेंसिंग वाला होता है। बाद में बताऊंगा आपको डिटेल में, अभी उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं। चलिए आगे स्क्रीन पे चलते हैं। आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई, अरे मैंने बोला ना, हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं भाई, अब एनालिसिस कर रहे हैं। और सुनो, यहाँ भी एनालिसिस किससे रिलेटेड है? पैसा आया या गया से रिलेटेड है। अगर तुमने मशीनरी के बदले में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करा तो उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना। समझ रहे बात को? यस सर। और अगर मशीनरी के बदले में नॉन ट्रेड करा तो भी रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर पैसा देके करा तो वो ट्रेड है चाहे नॉन ट्रेड है, क्या फर्क पड़ना उसका? कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ ये फर्क पड़ता है कि अगर आपने आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करा शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो करंट एसेट्स बनेगा आपकी। आइए चलते हैं, उस पर दिखाऊंगा मैं आपको अभी। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं दोबारा से अपनी, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहाँ चली गई हमारी गाड़ी? तो आप समझ पाए, 3 एक्टिविटीज होती है हमारी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये रिद्वान ने क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन वाले बच्चे ने कि सर कि हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरी बैलेंस शीट है, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और मुझे दिख रहा है कि मेरा जो कैश का फ्लो है 80 करोड़ रुपीस का किससे? ऑपरेटिंग से है, 10 करोड़ का इन्वेस्टिंग से है और 5 करोड़ का फाइनेंसिंग से है। तो मैं अच्छा कर रहा हूं? बढ़िया हूं मैं? एम आई गुड? बढ़िया। अच्छा सोचो, अगर मेरा 5 करोड़ का फ्लो सिर्फ ऑपरेटिंग से है, 50 करोड़ का इन्वेस्टिंग से है और 3 करोड़ का फाइनेंसिंग से, तो भी मैं अच्छा कर रहा हूं? नहीं सर। अच्छा तो नहीं कर रहा, पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, उसके मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिलेंगे, ये भी थोड़ा ठीक ठाक सिचुएशन है। अब मेरी ऑपरेटिंग जीरो, ऑपरेटिंग मेरी 2 करोड़, इन्वेस्टिंग भी 2 करोड़ और मेरी फाइनेंसिंग जो है 80 करोड़ है, तो बताओ मेरी हालत क्या है? बताओ जी, मैं तो उधारी पे सांस ले रहा हूं। बोलो रिजवान, यस सर। समझ में आ रहा है आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जानना क्यों जरूरी है? यस सर। तो भाई जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शुक्ला हमारे यहाँ एक्टिव ट्रेडर बैठा हुआ है, शुक्ला भाई तुम क्या करते हो? बैलेंस शीट देखते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देखते हो, चार्ट पैटर्न देखते हो और कैश फ्लो भी तो देखते होंगे कभी कभी, ये वो भी नहीं देखते? सिखाया होगा तुम्हें? करने का हो गया ना, है वो तो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तब का हो गया। हाँ तो ट्रेडिंग में मैं बस ट्रेड करता हूँ, मैं इन्वेस्ट बहुत कम। तुम इन्वेस्ट नहीं करते हो? तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, हाँ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी देखते हैं, ठीक है? और शुक्ला तुम्हें मालूम होगा देयर इज अ टर्म डिस्काउंटेड कैश फ्लो आल्सो। नहीं सर। अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो। तो आपको अच्छा, अब आप देखिए, अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बोलेंगे तो वो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है भाई। नीचे देखो, स्क्रीन पे देखो, इन्वेस्टिंग और आउटफ्लो इनफ्लो दोनों ऐसे हो सकता है। चलो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। बताया था जी आपको, दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी या जनरेटिंग एक्टिविटीज अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब वो एक्टिविटी जिनसे आपका घर गुजारा चल रहा है, अंडे बेचने वाले का अंडा बेचना,
उसे बोलेंगे हम क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तुम्हारा अगर गारमेंट का बिजनेस है तो गारमेंट की सेल परचेज इज योर ऑपरेटिंग। तुम्हारा रियल एस्टेट अगर है तो भाई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना इज ऑपरेटिंग। बाकी सब क्या होंगे, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग होगी, बाद में देखेंगे। चलो जरा पढ़ते हैं, यहाँ पर देखें जरा। और रौनक तुम जरा ध्यान से देखना आगे, इनफ्लो कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आपने चीजें बेची और पैसा आ गया, दिस इज व्हाट, अगर आपने चीजें बेची और पैसा आ गया, या आपने सर्विसेज रेंडर कर दी, जरूरी थोड़ी है कि आप सामान ही बेचोगे, आप सप्लायर होंगे, जरूरी थोड़ी है, आप सर्विस प्रोवाइडर भी तो हो सकते हो। ठीक है भाई, मान लो आप ट्रांसपोर्टर हो, एक सामान ट्रांसपोर्ट करते हो, तो ऐसा होगा कि अनिकेत ने आपके ट्रक में 2 करोड़ का सामान भरवाया और जब डिलीवरी हो गई ट्रक लेके घर चला गया अपने। ट्रक तो आप ही का रहता है ना, आप तो पैसा लेते हो उससे, तो सर्विसेज रेंडर करी ना आपने वो। अच्छा, अब मुझे बताइए रौनक, क्या आपका सामान हमेशा कैश बिकता है? रौनक है या नहीं है क्लास नहीं में? सर, नहीं। तो उधारी भी तो बिकता है ना भाई। और जब हाँ आपकी हाँ गुड्स उधार बिकती हैं, सर्विसेज उधार चली जाती है, तो क्या बोलते हैं उनको, डेटर बोलते हैं उनको, कस्टमर बोलते हैं। हाँ उनसे पैसे की रिकवरी होगी तो क्या बोलेंगे, उससे इनफ्लो बोलेंगे। हाँ और आपके टीचर ने क्या बोला कि क्रेडिट यहाँ नहीं रिकॉर्ड करते हैं, है ना? क्या? क्रेडिट सेल्स को नहीं लिखते ना, तुमने तो बोला हाँ था हाँ थोड़ी देर हाँ पहले, क्रेडिट सेल्स को नहीं लिखते हैं, हाँ नहीं करते ना। तो क्रेडिट सेल्स जो होती है उससे डेटर बनते हैं, डेटर से बीआर बनते हैं, वो करंट एसेट्स बन जाती है हमारी। अच्छा। हाँ और याद है करंट एसेट्स को प्लस माइनस करते हैं फिर हम कैश फ्लो में। तो लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि उससे मैं कैश फ्लो तो सिखाऊंगा, हो रहा है। मैं रीजन बताऊंगा बेटा, रुक जा, मेरे पास हर ठीक। चीज का रीजन है। आई विल गिव यू लॉजिकल रीजन, जो कि लोग नहीं देते हैं। आई विल गिव यू रीजन, आपको दूंगा मैं रीजन हर चीज का। देखो अगले पेज पे चलोगे, जब आप तीसरे नंबर पेज पे, आपके सामने एक बड़ा सा फॉर्मेट दिख रहा है ना, अंडर इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, कुछ प्लस किया, कुछ माइनस किया, दिख रहा है ना, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है। हाँ हाँ Yes, sir. आई विल गिव यू द रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आई विल गिव यू रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आई विल गिव यू आई विल गिव यू रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। क्या ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को जोड़ दिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स को माइनस कर दिया, ये क्यों इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम जोड़ते हैं घटाते हैं, ये सबका रीजन दूंगा मैं आपको। अब 11 से इसीलिए तो तैयार कर रहा हूं मैं आपको। आई विल गिव यू द रीजन फॉर ईच एंड एवरी डैम थिंग, डोंट वरी, लॉजिकल रीजन दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपको समझ में आ रहा है भाई ऑपरेटिंग इनफ्लो क्या क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कमीशन या फी रिसीव्ड एंड अदर रेवेन्यू, आप कमीशन पे काम करते हैं, ब्रोकर पे जो काम करते हैं, वो आपको मिल जाता है, ऑपरेटिंग कहलाता है वो। रॉयल्टी एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी आपका। रॉयल्टी जानते हैं क्या होता है? जानते हैं रॉयल्टीज क्या होती है? भाई आपकी कोयले की खान है या आपके आम के बगीचे हैं। अब आम के बगीचे आपके 500 एकड़ में आम के बगीचे लगे हैं अमरोहा में, उनमें तो आम की फसल होती है शानदार, 1 करोड़ की फसल होती है हर साल। अब आप सारे बगीचे को थोड़ी संभाल पाओगे, आपने वो बगीचे लीज पे दे दिए, आपने बोला भाई हर साल मुझे 10 लाख रुपए एक बगीचे से दे दे, बाकी जितना तेरा बिकता बेच ले। वो रॉयल्टी आपके लिए क्या हो गई, ऑपरेटिंग इनफ्लो। समझ में आई बात? ठीक है जी, बिल्कुल हो सकता है। आपका बिजनेस वैसा होगा तो वो भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। अभी तो हम प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं ना। अरे भाई, अगर आप मित्सुबिशी की लांसर बनाते हैं हिंदुस्तान में, तो जितनी भी गाड़ियां बनाएंगे उस पर रॉयल्टी देनी पड़ेगी ना मित्सुबिशी की, नहीं देनी पड़ेगी? आपने सोनी की फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखी है, जितने टीवी सोनी के बनाओगे, एलईडी बनाओगे, एलईडी जो दुनिया भर के टीवी कर्व वर्व दुनिया भर के बनाओगे, तो फ्रेंचाइज उसका आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट छोड़ा मैंने, भी उसको बाद में डिस्कस करूंगा। चलो जरा आउटफ्लो की बात कर लेते हैं। आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर ली कैश में, तो क्या हुआ, आउटफ्लो, पैसा चला गया भाई। अरे आप अपने क्रेडिटर और सप्लाई को पैसा देते हैं, ठीक है जी, होते ना, नहीं देते? अब जैसे डोमिनोज से आप पिज्जा खरीदते हैं, आपको तो लगता है यार वो तो कैश ही लेते हैं, वो तो ऑनलाइन लेते हैं, वो तो उधारी होती है उनकी भी उधारी। किसके साथ? सप्लायर के साथ नहीं होती। आपसे तो कैश वसूलते हैं ना पैसा वो, लेकिन जो सप्लायर हैं, जो उन्हें आलू दे रहा होता है, जो उन्हें टिक्की दे रहा होता है, जो उन्हें चिकन दे रहा होता है, जो उन्हें अलग अलग तरह की आमले जो वो सब चीजें दे रहा होता है, वो सब चीजें क्या होती हैं, उनके से महीने के महीने उधारी चलती है उनकी उधारी। ठीक है, ये सैलरी वेजेस अगर आप पे कर देते तो ये भी आपका ऑपरेटिंग है। अगर हम इनकम टैक्स पे कर देते हैं, ऑपरेटिंग वाला ये। और इनकम टैक्स बेटा इन्वेस्टिंग में भी जाता है, इनकम टैक्स फाइनेंसिंग में भी दिखेगा आपको, मैं समझाऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो इनकम टैक्स का कंसेप्ट बोले थे ना रिजवान तुम लोग, देखो ये Yes. इनकम टैक्स का कंसेप्ट मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे। अगर मैं पेज नंबर चल रहा हूँ ना, यहाँ पर देख रहे हो, एक दिखा ब्लू कलर के कैपिटल गेन टैक्स मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है Yes, आपको? sir. Yes, sir. ये कौन सा वाला है? ये इन्वेस्टिंग का टैक्स है। और चलते हैं आगे जरा नीचे, ऐसे ही चलोगे, दिख रहा है डिविडेंड टैक्स, दिख रहा है? Yes. ये Yes. कौन सा वाला टैक्स है? ये फाइनेंसिंग वाला टैक्स। Financing, yes.
सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी तो मैं बेस इकट्ठा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई एम सॉरी यार, दिस इज रियली बैड। हो गई, अपने मास्क को ऊपर रख लो, वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ फिर भी। अब एक बड़े सबसे लास्ट में मैंने इनफ्लो और आउटफ्लो में एक चीज छोड़ी थी, ठीक है, क्या चीज थी वो देखिए जरा। सॉरी मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो मैंने चीज एक छोड़ी थी, क्या है वो देखिए जरा। सपोज आप क्या करते हैं, पंजाब में जालंधर में आप क्या करते हैं, आलू उगाते हैं, आलू की कल्टीवेशन करते हैं। और जानते हैं ना चिप्स बनाने में क्या यूज होता है, आलू तो होता है यूज। तो जो लेज है, लेज कौन सी कंपनी लेज बनाती है बताइए, लेज की चिप्स कौन सी कंपनी बनाती है? पेप्सिको। पेप्सिको ने क्या करा, जालंधर डिस्ट्रिक्ट के सारे किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि आप जितने भी आलू बनाएंगे, सपोज जालंधर के आलू सपोज मान लो बहुत अच्छे होते होंगे, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया ब्रीड वगैरह जो भी थी, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है जी। और आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करा आपके साथ, देखिएगा जरा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा उन्होंने कि भाई हम आपके आलू जो हैं वो 100 किलो आलू आपके जो है हम 500 रुपया पर 100 केजी के हिसाब से, मतलब 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम आलू खरीद लेंगे आपके, ऐसा रेट बोला आपके साथ तय करके, ठीक है जी। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जब आपकी फसल उगती है, जब आपकी फसल बनती है, तो आपके पास चांसेस, या तो आपके यहाँ पर फसल अच्छे से नहीं हो रही है और ये फसल बहुत शानदार होगी। सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका जो खेत था 10-12 एकड़ का, उसको छोड़कर बाकी जगह सारी जगह फसल खराब हो गई, कोई कीड़ा वीड़ा लग गया। आपको मालूम है कि मेरी फसल 500 रुपए नहीं 1500 रुपया पर 100, 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकेगी। तो आप पेप्सी वाले के पास जाके बोलते हो कि भाई ऐसा है कि अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 700 रुपया पर क्विंटल चल रहा है, ठीक है, कितने रुपए का फर्क है, 200 रुपए का फर्क है, मेरी 10,000 केजी आलू है, तो ऐसा कर मेरे से पैसा ले ले और मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दे। आपको लगता है कि पेप्सी को आपको कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देगा? अबे करेगा, फ्री में करेगा। क्या आपने पेप्सिको ने आलू लिए उससे? नहीं लिए। लेकिन किसान आपके पास आके बोला कंपनसेशन ले लो, कंपनसेशन दे रहे वो जालंधर से ना लेके बठिंडा से ले लेगा आलू। बोलो तुम्हें लगता है पेप्सिको इतनी बेवकूफ है कि महंगे रेट पे खरीदेगा? और आलू की कमी तो नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनको कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इनको, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हमें पैसा देना भी पड़ सकता है। दूसरा एग्जांपल, फसल बहुत शानदार हो गई और मतलब आलू के प्राइस 400 रुपए गिर गए, लेकिन पेप्सिको ने तो साइन कर रखा है एग्रीमेंट 500 में खरीदूंगा। पेप्सिको आपके पास आता है और क्या बोलता है, लो जी डीलर साहब ये पैसा ले लीजिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दीजिए। आप फ्री होंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट से? हो जाओगे जी, क्यों नहीं होंगे, मैं अपने आलू मध्य प्रदेश भिजवा दूंगा, मेरा भाई ट्रांसपोर्टर है, समझ रहे हो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यू विल हैव टू पे एंड यू विल हैव टू रिसीव मनी। तो जब आप जिन चीजों में ट्रेड करते हैं उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप फंसते हैं और आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाती है, आउटफ्लो कहलाती है। और अगर पेमेंट रिसीव करनी पड़ती है तो क्या कहलाती है, वो इनफ्लो कहलाती है, ठीक है। चलिए देखें जरा, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने जो पॉइंट छोड़ा था ना आप लोगों के लिए, ये वही पॉइंट है, ये लास्ट वाला क्या था, देखो पॉइंट, कैश रिसीव्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। इसी तरह से आपको पेमेंट भी तो करनी पड़ सकती है भाई, कैश पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। तो शायद ऑपरेटिंग क्लियर हुआ आप लोगों को, अब हम जान सकते हैं ऑपरेटिंग क्या होता है, ठीक है, इज दैट ओके? अच्छा, payment to and on behalf of employees such as salaries, provident fund, bonus etc will be operating activity for all types of organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपके लिए क्या होगा, ये हमेशा ऑपरेटिंग कहलाएगी। अरे एम्प्लॉइज को सैलरी देना ये तो हमेशा ऑपरेटिंग है आपकी। अंडे वाले ने अपने साथ 2 असिस्टेंट रखे हुए थे, एक अंडा फोड़ता था, एक प्याज काटता था। उनको जो पैसा देता है रोज दिहाड़ी के हिसाब से, क्या उसका खर्चा नहीं है वो? आपकी कपड़े की दुकान है, आपने क्या कर रखा, आपकी कपड़े की दुकान में आप लोग क्या करते हैं, आपने देखा ना सेल्समैन रखे रहते हैं, वो सेल्समैन क्या करते हैं, सिर्फ बीड़ी सुलगाते हैं, चाय पीते हैं, क्या करते हैं? अनिकेत अगर साड़ी खरीदने आएगा तो साड़ी पहन के भी दिखाएंगे उसे, सर देखो पल्लू ऐसा डाल के भी दिखाएंगे, तो सैलरी देनी पड़ती है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है वो। इन्वेस्टिंग मालूम था ना, अंडे वाले ने प्लॉट खरीद लिए तो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग। चलो आगे देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एक्विजिशन मतलब परचेज, डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट दोनों। अच्छा सुनो,
जो करंट इन्वेस्टमेंट हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर डाली हुई उसको छोड़कर, शॉर्ट टर्म यहां भी तो डाली थी ना हमने कैश इक्विवेलेंट, उसको छोड़कर देखो लिखा ब्रैकेट में क्या, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उनको छोड़कर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो आपके पास बैलेंस शीट दे रखी है, लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख का, और बोल दिया 40% ऑफ इट इज कैश इक्विवेलेंट, तो बताइए 5 लाख का 40% यानी 2 लाख कैश इक्विवेलेंट है, तो करंट में कितने बच गए, 3 लाख। समझ रहे हो, क्वेश्चन करेंगे तो दिखने में आएगा ऐसा वाला पार्ट, अभी नहीं दिखेगा आपको, अभी तो हम थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहां कंफ्यूजन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। देखिए जरा, इनफ्लो मतलब पैसा कब कब आएगा, भाई देखो अगर आप फिक्स एसेट्स को बेच दोगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, हाँ या ना बोलिए, आएगा ना। और अगर आप फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो क्या होगा, आपका पैसा चला जाएगा, आउटफ्लो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया किसी कंपनी में, तो वो आपका आउटफ्लो कहलाएगा, हाँ ना। शेयर में कर दिया, डिवेंचर में कर दिया, डेट में कर दिया, वारंट में कर दिया, तो क्या कहलाएगा आपके लिए, आउटफ्लो कहलाएगा। लेकिन एक चीज समझो, अगर आपने वही इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो क्या कहलाएगा आपका, इनफ्लो कहलाएगा। भाई मैं बेच दूं प्लॉट को तो मेरा तो पैसा आना है, और आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है उस पर आपको डिविडेंड मिल सकता है, वो भी आपके लिए इनफ्लो है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर डिविडेंड मिलना, ठीक है यस जी। और इसी तरह से अगर आपने डिवेंचर पे पैसा लगाया तो आपको शायद इंटरेस्ट भी मिल सकता है, वो भी क्या आपके लिए इनफ्लो हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी बंदे को कैश या चेक के थ्रू लोन देते हो किसी पार्टी को, वो भी तो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। भाई मैं ब्याज पे पैसे दे रहा हूँ किसी को, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, हुआ ना। और अगर उस बंदे ने हमें वो पैसा वापस कर दिया तो हमारे लिए क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। समझ रहे हो, तो मैं किसी को पैसा दूं अगर लोन के रूप में, मेरा आउटफ्लो, पैसा ले लूं तो क्या कहलाएगा, वापिस इनफ्लो, और उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इनफ्लो कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, इज दैट ओके। यस अरे किसी को डाउट तो नहीं है इस बात पर, और यहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे शुरू। परचेज ऑफ गुडविल विल ऑलवेज बीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो, चाहे बैंकिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी, याद है जब हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश करा था बिजनेस खरीदते समय, बताया था ना मैंने, अगर आपकी नेट एसेट्स ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है तो कैपिटल रिजर्व होता था, और अगर नेट एसेट्स कम और आप परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दे रहे हो, मतलब बिजनेस की वैल्यू 20 लाख है और पेमेंट कर रहे हो 50 लाख की, तो 30 लाख किस बात के दे रहे हो, गुडविल के। आई होप पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, ये वाला इशू ऑफ डिवेंचर वाला, नहीं चलो ठीक, नहीं पढ़ा मैंने, इनको रिकॉर्डिंग दी थी तुमने भेजी नहीं होंगी इनको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि ये ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एनपीओ वगैरह में भी चलेगा। अरे एनपीओ तो यार ट्रेड ही नहीं करती ना, ऑल टाइप का मतलब है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, आगे बढ़ूंगा ना मैं भी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ऐसा। ओके अच्छा चलो, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कोई बिल्डर है, रियल एस्टेट डेवलपर है, बिल्डिंग खरीदना बेचना उसके लिए क्या है भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग होगी ना। लेकिन अगर कोई गारमेंट कंपनी, उसके लिए बिल्डिंग खरीदना बेचना क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्क पड़ गया ना, ऑल्ट है। लेकिन चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, अगर उसने गुडविल के लिए पैसा पे किया तो उसके लिए इन्वेस्टिंग ही कहलाएगा ना वो। भाई यस बिल्डर भी हो सकता है किसी लैंड के साइड के लिए ज्यादा पैसा दे दे, मैं गारमेंट वाला हो सकता है मैं लुधियाना से कोई फाइन फैब्रिक खरीद रहा हूँ उसके बदले में ज्यादा पैसे दे दूं, तो वो गुडविल, कोई भी कंपनी हो चाहे, गुडविल ही कहलाएगी उसके लिए, ठीक है। आइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे भाई, जरा समझना। आपका जो, देखो एक कंपनी के लिए पैसा दो तरह से आता है, एक तो मैं शेयर के थ्रू पैसा मंगवाता हूँ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एग्री करते हैं, और एक पैसा मंगवाता हूं मैं डिवेंचर के थ्रू। तो डिवेंचर के थ्रू जो पैसा आता है, ये लोन के थ्रू पैसा, उसे कहते हैं डेट, और शेयर के थ्रू आता है क्या कहते हैं उसे, इक्विटी, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी जो मेरे इक्विटी को या मेरे डेट को ऊंचा नीचे हिला दे उसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग, सीधी सी बात है। मैं डिवेंचर इशू कर दूं, क्या हो गया, मेरा डेट का प्रोपोर्शन बदल गया। याद है डेट इक्विटी रेशियो पढ़ते थे, रेशियो एनालिसिस में पढ़ते थे, भूल गए होंगे बहुत दिन हो गए ना। डेट कहते हैं बोरोइंग्स को, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होती हैं। इक्विटी कहते हैं किसको, किसको कहते हैं इक्विटी, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को। रिजर्व सरप्लस भी होते हैं लेकिन उसको कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों नहीं करते कंसीडर बताइए, रिजर्व सरप्लस में कैश फ्लो होता ही नहीं है, होता है क्या, नहीं कर रहे ना कंसीडर उसको, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा। चलिए देखें, तो जरा आपके सामने स्क्रीन पर देखते हैं वो एक्टिविटी जो चेंज करती है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल। अब बोल दिया ओनर्स इक्विटी, रिजर्व सरप्लस को छोड़ दिया हम लोगों ने यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ अ कंपनी एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज।
बोरोइंग्स जो होती है वो भी। जरा नीचे आ जाते हैं, यहां देखिए बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट इज टू बी कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये भी बोरोइंग्स हैं, समझ रहे हो, इनको भी बोरोइंग्स कहते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जिससे मेरा इक्विटी या बोरोइंग डेट इसका प्रोपोजिशन बदल जाए उसको हम फाइनेंसिंग बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, भी आपके सामने आ रहे हैं, चलिए स्क्रीन पर देखिए आप अपना। भाई अगर मैं शेयर इशू करता हूं तो क्या हो जाता है, मेरा इक्विटी बढ़ जाती है, हो जाती है ना। इक्विटी शेयर इशू करता हूं तो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर बढ़ाऊंगा तो प्रेफरेंस शेयर बढ़ जाएगा। अब इक्विटी शेयर की तो पेमेंट हो नहीं सकती, प्रेफरेंस शेयर की तो पेमेंट कर सकते हैं ना। तो देखिए क्या, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आउटफ्लो हो गया, दिख रहा है नीचे आउटफ्लो। अच्छा, इशू ऑफ डिवेंचर मैंने कर दिया तो क्या हो गया, इनफ्लो। और अगर मैंने क्या कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर दिया तो क्या हो गया, आउटफ्लो। हाँ या ना बोलो। अच्छा बेटा, अगर मैंने शेयर इशू कर दिया कैश में तो मुझे इस पर डिविडेंड देना पड़ेगा, तो क्या करेगा, देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज आउटफ्लो, नीचे दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैंने डिवेंचर इशू करे तो उसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दिस इज आउटफ्लो। डिवेंचर पे इंटरेस्ट, या मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लूं उस पर इंटरेस्ट। ऐसे ही मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर ले ली तो मेरे लिए इनफ्लो हो गया, लेकिन अगर मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पैसा वापस कर दिया तो क्या हो गया, मेरे लिए आउटफ्लो हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से रिपेमेंट ऑफ फाइनेंस है लीज लायबिलिटी, लीज पर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है, लायबिलिटी है, उसको पे करते हैं तो ये भी क्या कहलाता है, आपका आउटफ्लो कहलाता है। ठीक, समझ पा रहे हैं इनफ्लो आउटफ्लो की बात। लोन लेना इनफ्लो है, हम कहते हैं हमारी लायबिलिटी, अरे भाई लायबिलिटी है लेकिन इनफ्लो तो हुआ, पैसा तो आ रहा है। इसी तरह से डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये वो एक्टिविटी है जो जिस भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए क्या कहलाएगी। देखो भाई, अगर बैंक ने शेयर इशू कर दिए तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, रियल एस्टेट कंपनी ने शेयर इशू करे उसे भी डिविडेंड देना पड़ेगा, गारमेंट बनाने वाली कंपनी ने शेयर इशू करे तो डिविडेंड तो उसे भी देना पड़ेगा। तो सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, दिस इज देयर। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी आई होगी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। चलिए एक मजेदार चीज देखते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी, इनको फाइनेंशियल बोलते हैं हम लोग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, और अदर कंपनी रूटीन वाली कुछ भी। अब जरा सोचो कि भाई एक बैंक के लिए इंटरेस्ट लेना और देना क्या है, और ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। सीधी सी बात है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग हो जाएगा, समझ में आ रही बात। लेकिन एक गारमेंट कंपनी है, गारमेंट कंपनी, उसके लिए इंटरेस्ट पे करना क्या, फाइनेंसिंग, समझ रहे हो, यस है ना, फाइनेंसिंग हो ना, उसके लिए इंटरेस्ट पे करना, उसके लिए फाइनेंसिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक के लिए डिविडेंड रिसीव करना, बैंक क्या करता है, कभी किसी के शेयर, बैंक क्या करता है, शेयर खरीदता रहता है बैंक, तो बैंक का तो काम ही है। तो बैंक अगर शेयर खरीदेगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा, तो बैंक के लिए क्या है वो, ऑपरेटिंग, समझना बात को, बैंक के लिए क्या है वो, ऑपरेटिंग है, करेक्ट। लेकिन अगर गारमेंट कंपनी वाला क्या करता है, शेयर खरीदता है, डिवेंचर खरीदता है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना और डिविडेंड मिलेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, हाँ बोलो। सर समझ। अच्छा एक बात बता भाई, तुम गारमेंट के डीलर हो और तुमने क्या कर दिया, तुमने रिलायंस पावर के डिवेंचर खरीद लिए, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ, यस सर होगा। तुम्हें उसमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। तो तुम्हारे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग नहीं हुआ वो। यस सर। सर मुझे वो डिविडेंड रिसीव जो अपने बैंक के पर्सपेक्टिव से समझाया वो वाला। अच्छा एक बात बताइए, बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा होगा, तो बैंक क्या करते हैं, बैंक अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते रहते हैं। अबे यार, हर्षद मेहता की फिल्म देखी थी, किसी ने देखी थी हर्षद मेहता की फिल्म, तुमने देखी थी रिजवान, नहीं सर। बिग सर बुल। सीरीज या फिल्म? अरे यार सीरीज देख लो या फिल्म देख लो, कुछ भी बोल लो, देखी थी। हर्षद मेहता करता क्या था, बैंक से पैसा उठाता था और कहाँ डाल देता था उस पैसे को, बैंक में। कहाँ डाल देता, बैंक में थोड़ी डालता था, स्टॉक मार्केट में डाल देता था, आपको मालूम है। अरे भाई अगर आप नहीं देखे तो देखिए, कॉमर्स के स्टूडेंट को देखनी चाहिए। रिलायंस जो थी वो 2 कौड़ी की कंपनी थी, कोई औकात नहीं थी उसकी। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी ने हर्षद मेहता से हाथ मिलाया, और कुछ बैंक्स थे, बैंक्स का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बैंकों के जो फॉल्ट थे उनसे पैसा विड्रॉ किया, ओवरड्रॉ किया, और मार्केट में उसने क्या कर दिया, रिलायंस के शेयर खरीदना, दगादग खरीदना शुरू कर दिया, दगादग खरीदना शुरू कर दिया। रिलायंस का शेयर 250 का, 500, 750, 1100, 1200, 1500, 2000 तक चला गया। हर्षद मेहता ने वो क्राइसिस क्रिएट करा था। पैसा कहां से आया था, बैंकों का पैसा था। बैंक वाले पूछे थे क्या कर रहे हैं जी, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वैलिड रीजन देता था, कोई रोक नहीं थी। ठीक है जी, बुलबुला था फटा एक दिन,
हर्षद मेहता जेल में गया, मर गया वो तो, उसके ऊपर केसेस वगैरह हुए, और जो बैंक के डीएम जीएम वगैरह था वो भी फंसे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फंसे, सब फंसे। सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहा? रिलायंस। 2,500 का शेयर जो था वो गिरते 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 कहां पहुंच गया? 1250। कहां कीमत थी उसकी? 250। कितना बन गया शेयर? 1250। समझ रहे हो मार्केट वैल्यूएशन में कितने का फर्क आ गया? और तब से रिलायंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी। तो भाई बैंक जो होते हैं ना, वो कंपनियों के शेयर में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो इनकी इन्वेस्ट जो होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनका काम ही वही है। समझ रहे हो रिजवान? यस उनका सर, रोज का काम है। तो उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो तो उनके लिए ऑपरेटिंग हो गया ना। यस सर, लेकिन मैं किसी कंपनी में रोज थोड़ी लगाऊंगा, ठीक है। मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूं, मैंने रिलायंस में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो मुझे इन्वेस्टमेंट में जो पैसा मिलेगा उसे डिविडेंड बोलूंगा ना भाई, मैं उसको क्या यस बोलूंगा? इंटरेस्ट बोलूंगा। वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, हाँ है ना? बताइए। यस सर, अच्छा मान लो अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक हूं और मैंने अपने शेयर इशू कर दिए, तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, मेरे लिए फाइनेंसिंग है। यस सर, शेयर इशू करना फाइनेंसिंग। बेटा शेयर खरीदना इज इन्वेस्टिंग, शेयर इशू करना इज फाइनेंसिंग। डिवेंचर खरीदना इज इन्वेस्टिंग, लेकिन डिवेंचर इशू करना इज व्हाट? फाइनेंसिंग। इससे फर्क पता चलेगा। अच्छा जी, मान लो मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूं और मैंने डिवेंचर इशू कर दिए, सुपरटेक ने डिवेंचर इशू कर दिए, तो क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग कहलाएगा, फाइनेंसिंग। समझ पा रहे हैं डिफरेंस? इस पर आता है क्वेश्चन। सर शेयर्स जब हम खरीद रहे हैं तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हम वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे। नहीं, हम शॉर्ट टर्म के लिए, हम तो उसको इन्वेस्टिंग मान के चलते हैं ना। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा, तब उसे कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे। मान लेंगे ना तो। हाँ जी, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे यस से? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नोट्स में। अब आपके पास ना कुछ पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट से, उनको देख लेते हैं हम लोग। कहता है द कैश फ्लो फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब ऑपरेटिंग का टोटल कर लेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी तरह से इन्वेस्टिंग का टोटल अगर पॉजिटिव आया तो बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और अगर चला गया तो क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। इस तरह से फाइनेंसिंग पॉजिटिव हो तो बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसा करते हैं, ठीक है जी। और आपको मालूम है इन तीनों का टोटल जब मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मिलाऊंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। हो गया रिकंसिलिएशन? डेफिनेशन में पढ़ाया था ना आपको। क्या करते हैं हम? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट से मैच करते हैं फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो उन तीनों का टोटल ओपनिंग के साथ जोड़ूंगा, इट मस्ट एसेंशियली विल बी इक्वल टू क्लोजिंग। तब समझ लो मेरा कैश फ्लो ठीक बना, अदरवाइज खराब है ना? ये एक बार रिकंसिलिएशन। दोबारा बता हाँ, सकते हो? मुझे समझ में क्या नहीं आया। क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। अरे भाई तुम्हारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50 लाख का था, ठीक है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70 लाख का था, ठीक। यस सर। अब तुम्हारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का टोटल एसेंशियली 20 लाख रुपीस होना चाहिए, तभी तो 70 के बराबर होगा। यस सर, ठीक है, समझ गया। यही बोल रहा हूं मैं। चलो जी। अच्छा, सारी एक्टिविटी का टोटल जो है दिख रहा है ना? सेकंड पॉइंट, द सम ऑफ कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज टेकन टुगेदर विद द ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शैल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लाइन समझ में आ रही है अभी? बोलो रुद्राक्ष। यस सेकंड लाइन समझ में आ रही है वाली? यस। हाँ जी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये देखो ये वाला। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जरा ध्यान से समझना। ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी टीचर का, तब पूछते हैं, और जब वाइवा लेते होते थे प्रैक्टिकल के टाइम पे तब। क्या कोई एक ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों है? सोचो, वन सिंगल एक्टिविटी विच इज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बोथ, एक ही समय पे, एक ही समय पे, ठीक। चलो सोचने में टाइम नहीं लगा था। क्या नाम है आपका? क्रिश। वाह क्रिश, सुपर हीरो हो तुम तो, है ना? चलो देखते हैं स्पेलिंग क्या लिखता है? KRIS। क्रिश भाई साहब हैं, और 16 वसंत पूरे हो गए, 16 साल के हो गए हो, 17 के भी हो गए होंगे, 18 के कब होंगे? 16 जुलाई को ये भाई साहब 18 साल के पूरे हो जाएंगे। और इनके पापा ने क्या बोला है? इनके पापा ने बोला है कि बेटा जिस दिन तू 18 हो जाएगा उस दिन तेरी फोटो मैं अखबारों में छपवा दूंगा। चलो पापा ने क्या किया, जिस दिन क्रिश 18 का होने वाला था, इसके लिए क्या खरीद ली?
फैंटम 7 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, रोल्स रॉयस की फैंटम। बढ़िया लग रहा है ना, हमें भी लग रहा है अच्छा। फैंटम खरीद ली इनके लिए 7 करोड़ की, और पापा ने क्या करा, थोड़ा टैक्स वैक्स के चक्कर में 5 करोड़ रुपया तो पे कर दिया, और 2 करोड़ का क्या करवा दिया, लोन करवा दिया, ताकि लोगों को लगे, वरना पापा तो क्या थे, पापा तो 3 खरीद सकते थे ऐसी गाड़ियां, लेकिन थोड़ा टैक्स की नजरों से बचे रहे, बोलेंगे भाई हमने तो लोन करा के लिए है। ठीक है जी। क्रिश बाबू ये बताओ मुझे, गाड़ी तुम्हारे पोजीशन में है, पापा ने चाबियां पकड़ा दी और फोटो छपती है, पता है छपती है, बादशाह ने खरीदी थी ना एक गाड़ी, फोटो छपी थी ना पूरी पूरी। नहीं देखो बादशाह कौन, उल्टे पुल्टे गाने गाता है, अभी तो पार्टी चालू है, वही वाला बंदा, उसने खरीदी थी गाड़ी अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए, रोल्स रॉयस, वो 2.5 करोड़ की थी शायद, छप गई फोटो उसकी, तुम्हारी भी छपेगी, पापा ने काम कर दिया पूरा। लेकिन समझो, तुम एक्सप्रेस वे में धूम मचा ले, धूम स्टाइल में गाड़ियां चल रही हैं, फोटोग्राफर पापाराजी चेज कर रहे हैं, अनिकेत चेज कर रहा है, तुम्हारा पड़ोसी भी चेज कर रहा है तुम्हें, भाई फोटो खिंचवा ले एक, ऐसा करके। गाड़ी तुम्हारे पोजीशन में तुम्हारे गैराज में खड़ी होती है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, पर तुम असली मालिक हो उस गाड़ी की क्या, क्यों? अरे यार पापा के नाम पे नहीं, तुम्हारे नाम पे खरीद ली गाड़ी। अरे असली मालिक तो तब बनोगे जब बैंक का 2 करोड़ चुका लोगे यार, नहीं हो ना, असली मालिक तो नहीं हो। तो आपके पापा क्या करते हैं, बैंक को ना ईएमआई देते हैं, ईएमआई देते हैं बैंक को, ईएमआई, ठीक है जी। उसी, और वो एक ईएमआई मान लो 4 लाख रुपए की ईएमआई जाती है, जिसमें से 2,50,000 रुपीज क्या जाता है, प्रिंसिपल जाता है, और 1,50,000 रुपए क्या जाता है, इंटरेस्ट जाता है इंटरेस्ट। तो बेटा मुझे ये बताओ, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पे करते जाओगे, गाड़ी के मालिक बनते जाओगे, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग हाँ है ना, ऑनलाइन वाले बोलिए हाँ है ना, इन्वेस्टिंग Yes, sir. कहलाएगा। यस सर। और जैसे जैसे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फाइनेंसिंग, Yes, sir. है ना। तो एक ही ट्रांजेक्शन, मतलब जब आप कोई चीज खरीदते हो, हायर परचेज यानी कि लोन पे खरीदते हो, तो जो उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हो, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करते हैं, आप क्या बनोगे, मालिक बनोगे, इन्वेस्टिंग कहलाएगा आपका वो। और जो इंटरेस्ट है वो क्या लिया आपने, तो लायबिलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट तो लोन पे देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी के साथ हो सकती है। तुमने घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया 60 लाख में, उसकी ईएमआई जाती है मान लो 80,000 रुपए की, 60,000 प्रिंसिपल, 20,000 इंटरेस्ट, 60,000 से तुम मालिक बनते जाओगे, 20,000 से तुम फाइनेंसिंग है तुम्हारे लिए वो, ठीक है। जस्ट सी योर स्क्रीन नाउ, स्क्रीन देखिए अपनी, आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगा। A single transaction may include cash flow belonging to two different activities. If an asset has been purchased on hire purchase, then payment will be made in installment, and each installment will include interest and a part of principal. Cash paid for interest is the financing, while cash paid for principal is an investing activity. Clear है जी मामला? बोलो, समझ में आई बात ये वाली? तो बता सकते हैं ना कि एक सिंगल एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों हो सकती है। अदरवाइज कैश एग्जांपल पेमेंट फॉर प्रिंसिपल भी फाइनेंसिंग होगा ना, कि लोन पे बैक कर रहे हैं, हाँ जी, लोन वापस कर रहे हैं ना, तो वो फाइनेंसिंग क्यों नहीं होगा, प्रिंसिपल अमाउंट? अरे भैया जो तुम लोन वापस कर रहे हो, अच्छा तुम इंटरेस्ट के बदले में क्या मिल रहा है तुम्हें, रिटर्न मिल रहा है कुछ? नहीं। लेकिन जब तुम प्रिंसिपल पे करोगे तो तुम मालिक बनोगे ना, हाँ। तो तुम कंसिडरेशन देखो ना, जो तुम प्रिंसिपल पे कर रहे हो वो तुम किसी एसेट के लिए पे कर रहे हो ना, और इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसके लिए, मस्ती में? हाँ इंटरेस्ट तो मस्ती उस में। लोन की कॉस्ट है ना भाई। हाँ हाँ तो जब तुम प्रिंसिपल चुकाओगे तो ही तो मालिक बनोगे ना। पता चला बैंक हाँ 5 साल तक तुमसे, अच्छा मान लो बैंक ने पहले 5 साल तक तुमसे सिर्फ इंटरेस्ट ही लिया, वो जो तुम्हारी ईएमआई गई वो सिर्फ इंटरेस्ट गया है, ठीक है जी। तो तुम प्रिंसिपल, तो वो तो फिर तुम्हारा फाइनेंसिंग कहलाएगा सिर्फ। हाँ ठीक। जबकि बैंक क्या करते हैं, शुरू के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, प्रिंसिपल कम रखते हैं, ऐसा होता है बैंक में। समझ पा रहे हैं बात को? दिस इज देयर। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर कर दिया परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड आल्सो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर या अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, वो कैश फ्लो नहीं कहलाता। बताया था मैंने आपको, कैश फ्लो नहीं है, शुरू में बताया था, दैट इज नॉट कैश। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। चलिए अब आया रिजवान तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था ना तुमने कि क्यों जरूरी है 3 एक्टिविटीज में बांटना, ये रहा आपका क्वेश्चन। Why it is necessary to classify activities? जवाब है, this classification provide more clarity regarding accounting information and shows impact of these activities over the financial position of the organization. भाई अगर ऑपरेटिंग ज्यादा अच्छी है आपकी तो आप क्या कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हो बिजनेस में। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग भी अच्छा, इन्वेस्टिंग भी अच्छा, तो मतलब ग्रोथ एक्सपेंशन के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग खराब है और आप क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग ज्यादा है, तो मतलब आप कर्ज में डूबे हो, मतलब डूबने वाले हो आप,
ये पता चलता है कैश फ्लो से, ठीक है। ये है कि कौन कौन सी कंपनीज जो है एग्जम्प्टेड है कैश फ्लो बनाने से। ये शायद सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए होना चाहिए। 1% कंपनीज जो होती हैं वो एग्जम्प्टेड है। स्मॉल कंपनी की परिभाषा दे रखी है, ये एग्जम्प्टेड है। और एक डोरमेंट कंपनी जो है वो, ये 3 तरह की कंपनियां होती हैं जिनको कि कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं होता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म कैश फ्लो बना सकती है? बताइए, रोक थोड़ी लगी है कोई। अरे छोले भटूरे वाला बना ले कैश फ्लो अपना, रोक थोड़ी लग सकता है। तो वो तो कंपनीज बनाती है ना सर। अरे भैया कंपनी नहीं, छोले भटूरे वाला भी कैश फ्लो बना सकता है भाई अपना, रोक थोड़ी लगी है। मैंडेटरी नहीं है बस उनके लिए। सवाल ये है कि कैन अ सोल प्रोप्राइटर प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस, इट कैन प्रिपेयर, इट इज हिज चॉइस और हर चॉइस। क्या एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती है? क्या बिल्कुल बना सकती है, बना सकने के लिए थोड़ी रोक है। बट इज इट मैंडेटरी फॉर अ सोल प्रोप्राइटर या इज इट मैंडेटरी फॉर अ पार्टनरशिप टू हैव अ कैश फ्लो? तो जवाब क्या होगा? नो, मैंडेटरी थोड़ी है बेटा। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होते हैं, लिस्टेड कंपनीज जिनके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड होते हैं, उनके लिए कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अरे बोलो, ठीक है, चलिए आगे। शेल कंपनी होती है वो एक टाइप ऑफ डोरमेंट कंपनी हाँ होती तो है। वही तो लिख तो रखा है, शेल कंपनीज है सामने, आपके सामने आ तो रखा है, पढ़ा नहीं इसको? फ्यूचर प्रोडक्ट होल्ड एंड एसेट्स एंड नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, शेल कंपनीज वही होता है, डोरमेंट ही होती है वो, ठीक है। ठीक है। ये आपका पार्ट होता है। अब आपका टास्क क्या है, ध्यान से सुनना। आपके सामने कितने क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है एक, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? देखिए जरा, 26 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं 26 क्वेश्चन, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, अगली क्लास में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आपके पास सबके आगे आपने अपना लिस्ट बना के लानी है। उस लिस्ट में लिखेंगे, जैसे मान लो एंट्री नंबर 22 है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपको मुझे ये बताना होगा कि ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है। देखो कैसे बताना होगा आपने, आप अपने पास क्या लेके आएंगे, मैं जब पूछूंगा जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। सबसे पहले काम मैं यही करूंगा, अगर ऑपरेटिंग इनफ्लो है तो प्लस कर देंगे, और अगर ऑपरेटिंग आउटफ्लो तो माइनस कर देंगे। ये आपको अपना आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग है, इनफ्लो है तो प्लस कर देंगे, इनफ्लो का आउटफ्लो तो माइनस कर देंगे, ऐसा करना है। कोई ट्रांजैक्शन अगर फाइनेंसिंग की इनफ्लो है तो प्लस कर देंगे, और अगर फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो माइनस कर देंगे। ये जो 26 27 क्वेश्चन है ये वाले, ये आपको क्या करके लाने, निशान लगा के लाने, ठीक। और इसके नीचे भी जो क्वेश्चन है ये भी पढ़ के आने हैं, क्योंकि इन पर डिस्कशन करूंगा मैं। जब हम इनका डिस्कशन कर लेंगे तो आगे चल के हमारा काम क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नीचे दिख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 4, इसके आंसर भी दे रखे हैं। 36 इसमें आइटम्स हैं, क्वेश्चन 4 में दिख रहा है 36 आइटम नीचे, इन पे भी आपको निशान लगा के लाने। इसके आंसर देखिए नीचे, लेकिन आंसर देखोगे तो सीखोगे नहीं कुछ। समझ रहे बात को? ये आपको क्या करना है, ये काम आपका होगा। तो कर पाएंगे इस काम को? बोलो, कोई बहुत मुश्किल काम दिया है? नो सर। इतना करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर आगे जो मैं काम करवाऊंगा, जो टेक्निकल चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। एंड बिलीव मी, पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। होता है ना कैश फ्लो, जैसे लोग रेशियो में बोलते हैं रट्टा मार लो जी, ऐसी कैश फ्लो में लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर। रौनक, तुम्हारे स्कूल में कैश फ्लो का स्ट्रक्चर याद करने के लिए बोला या लॉजिकली समझा दिया? ये मैं पूछ रहा हूँ। सर कुछ भी नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, बताया बन जाएगा। मैं बताऊंगा आपको जिसे भूलेंगे नहीं, बिल्कुल मैकेनिकल बना दूंगा इसको मैं, बिल्कुल मैकेनिकल। मतलब आपका हाथ अपने आप चलेगा और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, ठीक है। दैट विल डू। अब बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, आप दोनों को, ये पीछे वाले भाई साहब को बोलिए, किसी का कोई डाउट यहां तक बताइए। अरे बोलो। एक डाउट था। हाँ था या है? है सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला कि कैश फ्लो सिर्फ 3 महीने से कम का होगा तो वो शॉर्ट टर्म में जाएगा। कैश फ्लो नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यस मैम, यस सर। और मेरी बात ध्यान से सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा होगा ना आपके पास, उसे हम कैश इक्विवेलेंट ही मानेंगे, ध्यान रखना। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट ही मानेंगे। ओके सर। अगर बहुत स्पेसिफिकली डेट दे रखी होगी तब हमें, अदरवाइज 12th के सिलेबस में ये परेशानी नहीं होती। अगर आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, जब तक ये नहीं बोला कि 20% इज कैश इक्विवेलेंट, बाकी का ये, तब तक करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मानेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। उसे करंट असेट्स की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, रेशो में डालते थे ना करंट असेट्स की कैटेगरी, यहां नहीं डालेंगे, उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, ठीक है जी। यस सर। दैट्स ओके, यस ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर